कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। पुणे सिटी, महाराष्ट्र। पुणे शहर बहुत दूर जंगल में। रात का समय, चारों तरफ जानवरों की आवाजें आ रही थी। छोटे जानवर लगातार आवाज कर रहे थे। वही थोड़ा अंदर की तरफ, थोड़ी दूर खंडहर जैसी जगह पर कुछ लोग पहरा दे रहे थे तो कुछ शराब सिगरेट पी रहे थे। उसी खंडहर में एक रूम में ऊपर खिड़की से छन की रोशनी कमरे में आ रही थी। ध्यान से देखने पर कोई वहां बहुत बुरी हालत में दर्द से तड़प रहा था। बहुत ध्यान से देखने पर यह पाया कि वो कोई लड़की है जिसकी उम्र यही कोई 21 या 22 होगी। उसके चेहरे पर बहुत दर्द था। देख के ही लग रहा है जैसे उसे अभी अभी बहुत टॉर्चर किया गया है। शरीर में जगह जगह छोटों के निशान जो उसके उजले शरीर पे बहुत भद्दे लग रहे थे। दर्द से कराहते वो उठ के बैठ गई और आंखों को जोर से बंद कर लिया। चेहरा बहुत खूबसूरत, साफ रंग, 20-21 साल की, तीखे नैन नक्श जो उसे और सुंदर बनते थे। सोच रही थी कि वो यहाँ कैसे पहुंची। वो तो रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी ना। फिर अचानक उसके बाद क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये लोग कौन हैं? ये है मिशा रॉय। ये एक अनाथ है। जब ये 10 साल की थी तब ही इनके माँ बाप की बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और वो दुनिया से जा चुके थे। ये अनाथ हो गई थी। इनके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था और माँ एक डॉक्टर के साथ साथ एक साइंटिस्ट थी। ये बचपन से राजकुमारी की तरह पली थी, लेकिन अपने बचपन से ही ये बहुत टैलेंटेड थी। किसी भी चीज को सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता था। 8-9 की उम्र तक म्यूजिक, सिंगिंग, मार्शल आर्ट, तलवारबाजी, गन्स, मेडिकल फील्ड में भी बहुत रुचि रखती थी। अपनी माँ से बहुत कुछ सीखती और पूछती। कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थी, कोई बात जो वो किसी को बता नहीं पा रही थी। एक साइंटिस्ट होने के नाते उन्होंने कुछ इन्वेंट किया था जिसके बारे में किसी को आता चल गया था। वो उनसे वो सीख चाहते थे। 10वें जन्मदिन के कुछ दिन बाद माँ और डैड किसी पार्टी से वापस आ रहे थे, तभी सामने एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होके सीधा उनकी कार से टकरा गई और मौके पे वो खत्म हो गए। सारे रिश्तेदार आए और सारी प्रॉपर्टी हड़प कर मिशा को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। बहुत तकलीफों और टैलेंट के कारण वो संभल गई और अपने अच्छे ग्रेड और क्लास में टॉप करने के कारण वो बहुत कम उम्र में बाकी बच्चों से जल्दी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। जब वो 18 की थी तभी फाइनल ईयर में उसकी दोस्ती अपने से सीनियर से हो गई जिनकी उम्र ये ही कोई 23-24 होगी, उनसे हो गई। अपने नेचर के कारण मिशा जल्दी किसी से मिलती जुलती नहीं थी, लेकिन ये दोनों बहुत प्यार से उसको ट्रीट करते, उसको बिल्कुल बच्चे जैसा फील करवाते। देखते देखते मिशा को भी ये दोनों अच्छे लगने लगे और कब उनपे विश्वास हो गया पता ही नहीं चला। मिशा चाहे जितनी भी टैलेंटेड हो, लेकिन उम्र में थी तो बच्ची ही। इन 3-4 सालों में ये इन पे बहुत भरोसा करने लगी थी। सारे सीक्रेट इन्हें पता थे। इनके दोनों दोस्तों का नाम है कृपा सिंघानिया और अंशुल देशमुख। कृपा सिंघानिया कारपोरेशन के CEO की बेटी है। ये 24 साल की है, हाइट 5:4, गोरा रंग, ब्राउन हेयर, चेहरे से मासूम, बिजनेस मैनेजमेंट से डिग्री है। अपने पापा के साथ डायरेक्टर के पोस्ट पे काम संभालती है। अंशुल देशमुख, ये देशमुख कारपोरेशन के CEO के इकलौते बेटे हैं। उम्र यही कोई 24 के आसपास होगी। ये कृपा के बेस्ट फ्रेंड है। ये काफी हैंडसम है, हाइट 6 फीट के करीब होगी। ये अपने पापा के साथ बिजनेस संभालते हैं। कृपा और अंशुल ने साथ में मिलकर एक नया बिजनेस भी खोला है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। मिशा खंडहर में बैठी यही सब सोच रही थी, तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी जो उन गुंडों की है जो आपस में बात कर रहे थे। तभी उनके लीडर का फोन बजा। रिसीव करने पे उधर से कुछ पूछा गया तो गुंडे के लीडर ने जवाब दिया, बॉस हमने हर तरीके से टॉर्चर कर लिया, लेकिन ये लड़की उस ब्लूप्रिंट का नक्शा कहाँ रखा है नहीं बता रही है। उधर से फिर कुछ कहा गया जिसे सुन लीडर बहुत खुश हो गया। उसके बाद फोन रख दिया। दूसरे गुंडे ने पूछा कि क्या कहा, तो लीडर ने कहा है अगर वो ना बताए तो उसके साथ मजे करो और मरने मत देना जब तक ब्लूप्रिंट कहा है बता ना दे। इतना सुनते ही सारे गुंडे गंदी हंसी हंसने लगे। ये आवाजें मिशा के कान में पड़ते ही उसके होश उड़ गए। टॉर्चर को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी इज्जत लुटते हुए वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे समझा नहीं आया उस ब्लूप्रिंट के बारे में तो बस 3 लोगों को पता है और कोई नहीं जानता।
क्योंकि वो ब्लूप्रिंट एक ऐसे वेपन का है जो एक बार चल जाए तो 100 किलोमीटर के दायरे में कुछ नहीं बचता। अगर ये गलत हाथों में लग गया तो तबाही मच जाएगी। इस वेपन का डिजाइन मीस्का ने बनाया था। मीस्का एक साइंटिस्ट, मेडिकल जीनियस के साथ साथ वेपन डिजाइन करती थी जो मिलिट्री अपने देश की सिक्योरिटी को और बढ़ाने में काम लेती थी। ये बात उसके दोस्त और मिलिट्री हेड के अलावा कोई नहीं जानता था। उसकी एक सीक्रेट आइडेंटिटी भी है जो किसी को नहीं पता कि वो एक सीक्रेट एजेंट भी है। ये बात उसके दोस्त भी नहीं जानते थे। मिशा गुंडों की बात सुनकर अपना दिमाग लगाने लगी। उसने सोचा वो उन गुंडों के मोटिव को कभी कामयाब नहीं होने देगी। इससे पहले वो यहाँ आए उसे यहाँ से निकलना होगा। चारों तरफ अपनी नजरें घुमा के देखने पर उसे थोड़ी दूर कुछ चमकता हुआ कुछ नजर आया। थोड़ा पास जाके देखा तो वो एक चाकू था। शायद किसी गुंडे का गिर गया होगा। उसने ज्यादा देर न करते हुए चाकू से रस्सियां कटनी शुरू कर दी। इस कोशिश में उसके हाथों पे कई जगह कट भी लग गए, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे पहले यहाँ से निकलना था। रस्सी कट जाने के बाद बहुत मुश्किल से खड़ी होकर वो उस खुली विंडो के पास पहुंची जो थोड़ी ऊंचाई पे थी और थोड़ी छोटी थी, लेकिन अपने कपते पैरों के साथ वो खिड़की तक पहुंची। वो जानती थी उसके पास ये आखिरी मौका है, या तो वो बच जाएगी या फिर उसके साथ हद से ज्यादा और घिनौना सुलूक होगा जो उसके मरने से ज्यादा भयानक होगा। जल्दी जल्दी आसपास कुछ ढूंढने लगी जिसे खिड़की के पास रख के खिड़की से उस तरफ कूद सके। पास ही में मिट्टी का बड़ा सा ढेर रखा गया था। किसी तरह उसको खिसका के खिड़की के नीचे लेके आ गई। उस पे चढ़ के किसी तरह वो उस पार कूद गई। उसके पैरों में मोच आई थी और भी जख्म लग गई थी, लेकिन फिर वो जंगल में बिना आवाज के आगे बढ़ती गई। बार बार पीछे भी देख रही थी कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, लेकिन शायद उन लोगों अभी तक पता ही नहीं चला होगा कि वो वहां से निकल आई है। मिशा के दिमाग में ये चल रहा था कि कौन है इन सब के पीछे। पहले वो सेफ जगह जाना चाहती थी जहां वो ठीक हो सके, फिर आगे क्या करना है सोच सके। मैंने रोड पे किसी तरह पहुंचकर गुजरते हुए ऑटो वाले को रुकवा कर कृपा के फ्लैट का एड्रेस दिया। वो सिंघानिया मेंशन में ना रहकर खुद के फ्लैट में अकेले रहती थी। उनके फ्लैट का पासवर्ड मिशा को भी पता था, इसलिए कृपा नहीं भी रहती थी तो भी कृपा कभी कभी वहां जाया करती थी। फिलहाल ऐसी हालत में उसे वही जाना ठीक लगा। ऑटो फ्लैट के आगे आके रुकी। मिशा ने अपना चैन निकल के ऑटो वाले को दे दिया और फ्लैट के अंदर लिफ्ट से चली गई। पासवर्ड से डोर अनलॉक करने के बाद जब वो अंदर पहुंची तो एक रूम से दो लोगों की आवाजें आ रही थी। ये आवाजें वो पहचान गई, ये कोई और नहीं उसके फ्रेंड्स कृपा और अंशुल है। वो दरवाजे के पास बढ़ने लगी, लेकिन उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके कदम लड़खड़ा गए और पास पड़ा फूलदान नीचे गिर गया। बाहर कुछ टूटने की आवाज सुनकर अंदर बैठे अंशुल और कृपा बाहर आए। वहां मिशा को देख के दोनों घबरा गए। अपने दर्द को कंट्रोल करके आंसू भरी आंखों से दोनों की तरफ देख के पूछा, क्यों किया आप दोनों ने ऐसा? मेरे साथ कितना भरोसा किया था मैंने, आप दोनों पे बहुत प्यार करती थी, आप दोनों से अपना मना था मैंने, और आप दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। क्यों? और तो और मेरा रेप भी करवाने के लिए आप लोगों ने कह दिया। ये सब करने से आप लोगों के दिल में मेरे लिए जरा भी बुरा नहीं लगा। आप लोगों ने इतने सालों मेरा इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। आपके कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आई मैंने सॉल्व किए, अपना हर सेक्रेट आप लोगों को बताया, लेकिन इतना बड़ा खेल खेल लिया और मैं समझ ही नहीं पाया आखिर क्यों, क्या बिगाड़ा था मैंने तो कभी आप लोगों के बुरा नहीं किया। इतना सुनने के बाद कृपा जोर से चीखी, बस बंद करो अपना ये रोना धोना, और वो वेपन का ब्लूप्रिंट कहाँ है? वो हमें दे दो, वादा करते हैं तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अंशुल ने कहा, देखो हमने उस ब्लूप्रिंट की डील की है, आधे पैसे हमने ले लिए हैं। अगर वो ब्लूप्रिंट उन्हें नहीं मिला तो हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, यहाँ तक कि हमारी जान पे भी बात आ जाएगी। तुम चाहो तो प्रॉफिट तुम्हें भी दे सकते हैं। इतना सुन के मिशा जोर जोर से हंसने लगी। कमाल है, मेरी प्रॉपर्टी मेरा लैब सब धोखे से अपने नाम करने तुम लोग मुझे प्रॉफिट देने की बात कर रहे हो। अरे जब दोस्त के रूप में आप जैसे लोग हो तो उन पे क्या ही भरोसा करे। इतना सब करके भी तुम लोगों के आंखों में जरा भी रिग्रेट नहीं है और बड़ी बेशर्मी से अब भी ब्लूप्रिंट मांग रहे हो। इन सब बातों के बीच चुपके से अंशुल ने अपने बॉडीगार्ड को ऊपर बुला लिया जिससे मिशा कहीं भागने ना पाए। वो बॉडीगार्ड आके मिशा के पीछे खड़ा हो गया, जिसका अंदाजा मिशा को हो गया था। उसने सोच लिया था कि वो मर जाएगी, लेकिन ना इन दोनों को छोड़ेगी और ना ही पकड़ में आएगी। उसने धीरे से बिना किसी की नजर में आए अपने कपड़ों के छुपा चाकू पे हाथ रख के किसी भी एक्शन के लिए रेडी हो गई। ऊपर आए बॉडीगार्ड ने बिना किसी वार्निंग के अंशुल के इशारे पे मिशा के लेफ्ट पैर पे शूट कर दिया, जिससे मिशा को बेहिसाब दर्द हुआ। वो लड़खड़ा गई, लेकिन फिर बुलंद हौसलों के साथ वो कृपा और अंशुल की ओर उनकी आंखों में कुछ खोजने की कोशिश करने लगी, लेकिन जो खोज रही थी वो उनकी आंखों में नहीं मिला। उसे फिर से दर्द हुआ। कृपा और अंशुल अपने बॉडीगार्ड को कोई और इंस्ट्रक्शन देते मिशा ने फुर्ती से चाकू लेके अंशुल और कृपा के गर्दन पे वार कर दिया।
जिसे बॉडीगार्ड ने तुरंत एक बाद एक फायर करना शुरू कर दिया, जिसके फोर्स से मिशा फ्लैट की खिड़की को तोड़ के, जो कि कनच के बनी थी, वो तोड़ के नीचे गिरने लगी। एक के बाद एक अब तक के जिंदगी के बिताए सारे सीन आंखों के सामने आने लगे। उसका अपने मम्मी पापा के साथ बिताया मस्ती से भरा पल, उसका अनाथ होना, रिश्तेदारों का दिया धोखा, उसका अनाथ आश्रम में मुश्किलों की जिंदगी बिताना, सब कुछ सहते हुए अपने जिंदगी में आगे बढ़ना, कृपा और अंशु से दोस्ती होना, उसका उनपे अंधा भरोसा करना, उनका धोखा देना और अब ये दर्दनाक मौत। हे ईश्वर, मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, मुझे तो अपने देश अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना था। क्या यही मेरा अंत है? लेकिन एक बात की मेरे दिल को राहत है कि जिन्होंने मेरे भरोसे को तोड़ा है, मैंने उनको सजा दे दी है। हे ईश्वर, जिंदगी में क्या किसी पे दिल से भरोसा करना क्या पाप है? आखिर क्यों लोग चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं? और इतना सोचते ही मिशा की आंखें बंद हो गई। लेकिन कहते हैं नींद ही आरंभ है। ये सपना है या हकीकत? एक बहुत घना जंगल था जहाँ छोटे छोटे जानवरों की लगातार आवाजें आ रही थी। अंधेरा घना था। वही उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बह रही थी जहाँ किनारे पे एक बहुत बड़ा पत्थर था। उसके ऊपर कोई पूरे तरीके से काले कपड़ों में कोई लेटा हुआ था। देख के लग रहा था वो इंसान या तो बेहोश है या फिर मर गया है। दूर से शारीरिक बनावट से वो कोई लड़की लग रही थी। उसका आधा शरीर पत्थर के ऊपर था, आधा पानी में था। पानी के कारण पूरा शरीर भीग गया था, जिससे उसका चेहरे का कपड़ा हट गया था। ये कोई लड़की थी जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 या 16 की होगी। चेहरे से बेइंतहा खूबसूरत है। चेहरे से मासूमियत साफ झलक रही है। जगह जगह से कपड़े कटे हुए हैं और जहाँ कट है वहां से खून रिस रहा है। चेहरे पे दर्द साफ साफ दिख रहा था। धीरे धीरे उसकी पलकों में कुछ हलचल होती नजर आई। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और वो आसपास का माहौल देख के कुछ समझ नहीं आया। उठ के बैठ गई, आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करने लगी। ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो 5-6 गोलियां लगी थी और मैं 3 मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिरी थी, तो फिर मैं जिंदा हालत में ऐसी जगह क्या कर रही हूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। नदी के पास जाके उसने अपने चेहरे पे पानी के छोटे मारे, जिससे उसे थोड़ा अच्छा लगा। उसे बहुत ठंड लग रही थी। अचानक उसे अपने शरीर में कुछ बलाव सा लगा। अपने हाथों को देखा तो चौंक गई। उसके बिल्कुल बर्फ के जैसे उजले थे। वो तो साफ थी, ना गोरी ना सवाली, लेकिन ये हाथ कुछ ज्यादा ही कोमल, सुंदर और सफेद है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये कैसी फीलिंग है। उसे कुछ महसूस हुआ। वो तुरंत नदी के साफ पानी में अपना चेहरा देखने लगी और वो ये देख के सहम गई कि ये उसका चेहरा था ही नहीं, ये तो चेहरा बहुत सुंदर है, क्रिस्टल के जैसे प्योहरी आंखें, 15 या 16 की उम्र, गुलाबी रंगत। ये चेहरा जो दर्द के कारण इस समय थोड़ा पीला पड़ गया है। कई बार उसने तसल्ली की कही ये कोई सपना तो नहीं, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। लेकिन उसे अब भी इस शरीर के मालिक के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था। अचानक उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो गया और शरीर के मालिक की सारी यादें सिर में आ गई। उसे ये जान के दुख हुआ कि जिसे उसने दिल से और सालों से चाहा, उसका प्यार पाना चाहा, वो इंसान ही हर वक्त उसे जलील करता रहता है। अपनी आंखों के आगे देखना तो दूर, उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। वो कोई और नहीं, इस शरीर के मालिक के मंगेतर है, जिसे ये बहुत चाहती है। ये दिल की बेहद मासूम है जो इतना सब सहने के बाद भी अपने मंगेतर के पीछे दीवानी बनी घूमती है। इस शरीर के मालिक का नाम राजकुमारी रुद्राक्षी है और ये मौर्य साम्राज्य की राजकुमारी है। लेकिन जब ये 5 वर्ष की हुई तो इनके साम्राज्य पे इनके अपने संबंधियों ने साजिश रच के महल पे हमला कर दिया। राजकुमारी रुद्राक्षी केवल 5 वर्ष की थी, इसलिए महाराज ने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री और मित्र के हाथों राजकुमारी को अपने परम मित्र रानावत साम्राज्य के महाराज की सुरक्षा में भेज दिया। बहुत भीषण युद्ध हुआ जिसमें महाराज और महारानी ने कुशलता से युद्ध में भाग लिया, लेकिन अंत में उनके अपनों ने ही धोखे से मर दिया। तब से रुद्राक्षी रानावत साम्राज्य में रहती है। आइए हम जरा सबके नाम, काम और उम्र जानते हैं। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य। स्वर्गीय महाराज विश्वजीत मौर्य, उम्र 37 वर्ष। स्वर्गीय महारानी निरुपा विश्वजीत मौर्य, उम्र 32 वर्ष। पुत्री राजकुमारी रुद्राक्षी मौर्य, उम्र 5 वर्ष। रानावत साम्राज्य। महाराज रणधीर सिंह रानावत, उम्र 38। महारानी सुनैना रणधीर सिंह रानावत, उम्र 35 वर्ष। पुत्र युवराज अग्नि सिंह रानावत, उम्र 12 वर्ष। दूसरे पुत्र राजकुमार मान सिंह रानावत, उम्र 8 वर्ष। तीसरी पुत्री राजकुमारी शिखा सिंह रानावत, उम्र 7 वर्ष। महारानी सुनैना और महारानी निरुपा बहुत अच्छी सखियां थी। उसी प्रकार महाराज विश्वजीत और महाराज रणधीर भी वर्षों से बहुत अच्छे मित्र थे और इसी दोस्ती को उन्होंने रिश्तेदारी में बदलने के लिए अपने पुत्र अग्नि की सगाई राजकुमारी रुद्राक्षी से कर दी।
उसके 1 वर्ष बाद ही महाराज विश्वजीत और महारानी की धोखे से हत्या कर दी गई। बचपन से ही राजकुमारी रुद्राक्षी का सौंदर्य अद्भुत था। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई एक बार दिखे तो नजर हटाना नामुमकिन हो जाए। समय के साथ उनकी सुंदरता और निखरती गई। महारानी सुनैना रुद्राक्षी को अपने बच्चों जैसा ही प्यार करती है। जब रुद्राक्षी महल आई थी तो अग्नि बहुत प्यार करते थे, बहुत ध्यान रखते थे। जब कभी चोट लग जाती तो बहुत परेशान हो उठते। लेकिन जब उनकी जिंदगी में मंत्री की बेटी रक्षा आई तब से धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में रुद्राक्षी की तरफ से उनका ध्यान हटता गया। और ये बात रुद्राक्षी को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो युवराज का ध्यान अपनी ओर करने के लिए कुछ भी करती थी। शुरुआत में वो ये बात नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन समय के साथ उनको अब रुद्राक्षी से चिढ़ होने लगी थी। और इन सब में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का ही तो वो है रक्षा। वो युवराज को अपना बनाकर इस पूरे साम्राज्य की महारानी बनना चाहती है, जिसके लिए उसे रुद्राक्षी को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। इसलिए कोई भी कांड करके उसका सारा इल्जाम रुद्राक्षी पे डाल देती थी, जिससे युवराज सबके सामने रुद्राक्षी को बहुत डांटते थे, उसे अपमानित करते थे। क्योंकि 10 वर्ष के बाद भी रुद्राक्षी की शक्तियां जागृत नहीं हुई थी, किसी चीज में उनका ध्यान नहीं लगता था। रुद्राक्षी की कोई बात अग्नि नहीं सुनते थे, रक्षा के बातों का विश्वास करके हमेशा डांटते थे। इन सब से रुद्राक्षी धीरे धीरे बहुत दुखी होती जा रही थी। ये सब राजकुमार मान और राजकुमारी शिखा जानते थे, लेकिन युवराज अग्नि के आगे किसी की नहीं चलती थी। रक्षा ने विश्वास की ऐसी पत्ती बांधी थी कि उसके आगे वो कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। रुद्राक्षी का अतीत जानने से पहले हम रक्षा के बारे में जान लेते हैं। राणावत साम्राज्य के महामंत्री सुजॉय सिंह की पुत्री रक्षा, जिसकी उम्र यही कोई युवराज अग्नि से 2 वर्ष छोटी और राजकुमार से 1 या 2 साल बड़ी होगी, दिखने में सुंदर, अपनी शक्तियों को जागृत कर चुकी और उन शक्तियों पर उनकी पकड़ भी बहुत ही अच्छी है। ये राजकुमार मान और राजकुमारी शिखा के साथ प्रशिक्षण लेती और अभ्यास भी करती है, जिससे ये धीरे धीरे अग्नि की विश्वासपात्र और मित्र के रूप में करीब आ गई। किसी भी चीज में युवराज अग्नि इनकी सलाह जरूर लेते थे और इन्हीं सब के वजह से अग्नि रुद्राक्षी से दूर होते चले गए। कल सुबह के समय रुद्राक्षी मंदिर से अपने कक्ष की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे मंत्री का बेटा समर मिल गया और वो वहीं रुक के कुछ राज्य में होने वाले महोत्सव के बारे में बातें करने लगे। और ये चीज युवराज अग्नि दूर से देख रहे थे। ये देखकर उनको बहुत तेज गुस्सा आ गया। उनके साथ खड़ी रक्षा कुछ बता रही थी, लेकिन जब उसने दुख युवराज का ध्यान उस पे नहीं है और जब युवराज की नजरों का पीछा किया तो देखा वो रुद्राक्षी को दुख रहे थे, जो समर के साथ मुस्कुरा के बातें कर रही थी। यह देख युवराज का गुस्से से होता लाल चेहरा देख रक्षा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुरंत अपने दिमाग को शांत करके इस अवसर का फायदा उठाने की सोची। उसने युवराज से कहा, युवराज दुखिए तो राजकुमारी रुद्राक्षी समर के साथ कितने प्यार से बात कर रही है, लगता है बहुत घनिष्ठ मित्रता है, दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं। ये बात सुन के अग्नि का गुस्सा सीमा से बाहर हो गया। तेजी से चलते हुए रुद्राक्षी के पास पहुंचे और रुद्राक्षी का एक हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लिया, जिससे रुद्राक्षी के हाथों से पूजा की थाली नीचे गिर गई। ऐसे अचानक किसी के खींचने से रुद्राक्षी डर गई। वैसे भी अब वो अग्नि से बहुत कम बात करती, क्योंकि अग्नि हमेशा उसे दर्द देता था या अपमानित करता था, लेकिन किसी दूसरे लड़कों से बात करते देख हमेशा गुस्से में हो जाता था और अपना गुस्सा रुद्राक्षी पर अपनी कड़वी बातों और हरकतों से उतार दिया करते थे। जहां वो खड़े थे वहां से बहुत लोगों की नजरें उन पे पड़ रही थी और अग्नि का ऐसा करना रुद्राक्षी को बेहद बुरा लग रहा था। लेकिन अग्नि तो अपने गुस्से में उसे कोई होश ही नहीं रहता था। वो बस अपना गुस्सा रुद्राक्षी पे उतारने के साथ साथ उसके बाजुओं पे अपनी पकड़ भी कसता जा रहा था। रुद्राक्षी को बेहद दर्द हो रहा था, उसकी आंखें भर गई, लेकिन अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारे अंदर काबिलियत तो है नहीं, बस दूसरे मर्दों से बातें करती रहो। रुद्राक्षी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अग्नि कुछ बोलने दे तब न। ये तमाशा दूर से खड़े मान और शिखा देख रहे थे, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। तभी उनकी नजर पास खड़ी रक्षा पर गया। वो वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। सारा मामला वो समझ गए। सारी आग इस रक्षा की लगाई हुई है। जब अग्नि का मन भर गया तो उसे झटके से छोड़ दिया। किसी तरह खुद को संभाल के वो अपने कक्ष में गई। दरवाजा बंद करके वहीं बैठ के खूब रोई। रोते रोते वहीं सो गई। किसी के दरवाजा खटखटाने से रुद्राक्षी की नींद टूटी। जब दरवाजा खोला तो सामने कोई दासी खड़ी थी, जिसके हाथ में कपी पत्र था। वो दासी जल्द से वो पत्र रुद्राक्षी की पकड़ा के चली गई। पत्र लेके बिस्तर पे आके खोल के पड़ा तो ये युवराज का संदेश था। वो जंगल के पास वाली पहाड़ी पे हर हाल में आने को आदेश दिया था और इस पत्र को जला देने को कहा। बेचारी रुद्राक्षी प्यारी सी भोली सी, उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये किसी की चाल भी हो सकती है।
लेकिन रुद्राक्षी को जैसा कहा गया था उसने वैसे ही किया और शाम होते ही सबसे छुप के जंगल के पास वाली पहाड़ी पे बहुत मुश्किल से पहुंची। उसने खुद को काले कपड़ों में ढक के रखा था। पहुंच के देखा तो वहां कोई नहीं था। काफी देर प्रतीक्षा करने पे भी जब कोई नहीं आया तो वो वापस महल जाने के लिए मुड़ी, लेकिन कुछ नकाबपोश झाड़ियों से बाहर निकल के आए और रुद्राक्षी को घेर के खड़े हो गए। ये देख रुद्राक्षी को कुछ समझ नहीं आया, वो बेहद डर गई थी। उसने कैप्ते आवाज में पूछा, कौन हो आप लोग? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बिना किसी वनिक के वो रुद्राक्षी पे हमले करने लगे। किसी तरह खुदे को बचाते हुए वो पहाड़ी के किनारे पहुंच गई। इस चक्कर में उसे बहुत चोटें भी लग गई, लेकिन रुद्राक्षी डर के मारे सांस नहीं ले पा रही थी। शरीर से खून बहे जा रहा था। सामने हमलावर थे और पीछे पहाड़ के चोटी के नीचे जंगल है, जहां गिरने के बाद कोई नहीं बचता। हमलावर आगे बढ़ते जा रहे थे, रुद्राक्षी पीछे खिसकती जा रही थी। अंत में उसका पैर फिसला और एक जोरदार चीख के साथ रुद्राक्षी नीचे की ओर गिरने लगी। हमलावरों ने पहाड़ों की चोटी पे खड़े होकर नीचे की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि रुद्राक्षी मर चुकी है। पहाड़ी से गिरने पे पेड़ों से टकरा के सीधा नदी में गिरने की वजह से ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन कोमल हृदय की रुद्राक्षी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने जान से हाथ धो बैठी। ठीक उसी समय मीसा की आत्मा रुद्राक्षी के शरीर में आ गई। वर्तमान ये सब जानकर मिशा को युवराज और रक्षा पे बहुत गुस्सा आया। अब उसने सोच लिया था कि इस शरीर में रह के वो खुद को काबिल बनेगी और शक्तियां प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेगी। नियम के हिसाब से उसके पास बस 2 साल का समय शेष है। सुबह होने में अभी समय था। रुद्राक्षी खड़ी हो गई, लेकिन ये क्या उसने महसूस किया कि उसके छोटों में कोई दर्द नहीं हो रहा है, जख्म खुद ब खुद भर रहे हैं। ये जानकर रुद्राक्षी मिशा को बहुत हैरानी हुई। तभी उसकी नजर अपने हाथ पे गई, जो कि एक ब्रेसलेट कंगन जैसे था। उससे कुछ रोशनी निकल रही है और उसी से छोटी ठीक हो रही है। उसे याद आया कि ये तो उसकी माँ का गिफ्ट जो लास्ट बर्थडे पे मिशा की माँ ने दिया था। इसको हाथ से उतारने को मना किया था। तब से लेके आखिरी सांस तक मिशा ने कभी उस ब्रेसलेट को नहीं उतारा, लेकिन ये अब भी अपनी हाथों में देख के उसे आश्चर्य हो रहा था। अब आगे क्या करेगी रुद्राक्षी बनी मिशा, बदली हुई सी रुद्राक्षी। रुद्राक्षी उस कंगन को देख बहुत खुश हुई। वो उसके बारे में और भी जानना चाहती थी, लेकिन अभी पहला काम ये था कि उसको सुबह होने से पहले महल पहुंचना था। वो वहां पहुंचकर आगे क्या करना है वो सोचेगी। रुद्राक्षी एक बार इस जंगल में राजकुमार और राजकुमारी के साथ आ चुकी थी। उन्हीं यादों के सहारे रुद्राक्षी छुपते छुपाते महल अपने कक्ष में पहुंच गई। स्नान में जाके नहा के दूसरे कपड़े पहनकर आके बिस्तर में लेट गई। थकान और कमजोरी के कारण कब नींद आ गई उसे पता ही चला। नींद में ही उसे लगा जैसे दरवाजे पे कोई है जो बार बार दरवाजा बजाए जा रही है। अचानक रुद्राक्षी को कुछ होश आया और वो हड़बड़ा कर उठ गई। खुद को ठीक करके उसने दरवाजा खोला तो जैसा उम्मीद थी, सामने महाराज, महारानी, राजकुमार, राजकुमारी, युवराज के साथ साथ रक्षा भी मौजूद थी, जो इस सारे कांड की सूत्रधार थी। हाँ चल बेटा मिशा, लग जा कम पे और आजा। रुद्राक्षी के अवतार में आज तो रक्षा का चेहरा देखने लायक था। वो रुद्राक्षी को यहाँ देख के बहुत हैरान थी। सबसे बड़ी बात, वो बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। रुद्राक्षी अनजान बनते हुए सबको सिर झुका के प्रणाम किया और सबके यहाँ इतनी शुभ आने का कारण पूछा। महारानी को समझ ही नहीं आया कि रुद्राक्षी के सवाल का क्या जवाब दे, इसलिए उन्होंने अपनी नजर उठा के रक्षा की ओर देखा। सबकी नजरें खुद पे महसूस करके रक्षा घबरा गई, लेकिन तुरंत दिमाग चलाते हुए कहा, क्षमा करे महारानी, द्वार पे हमने सैनिकों को बात करते सुना तो मैं बेहद घबरा गई। वो कह रहे थे कि राजकुमारी रुद्राक्षी रात को महल से बाहर गई, लेकिन सारी रात वापस नहीं आई। हमें कुछ सुझा नहीं तो हमने आप सबको बता दिया। हमें क्षमा करे, हमारी गलती ही है। रक्षा जी, आपको यदि ऐसा कुछ पता भी चला था तो आप आके सीधा हमारा कक्ष देख सकती थी कि हम हैं या फिर नहीं। यदि ना मिलते तो आप सबको बताती, लेकिन देखिए सब कितने परेशान हो गए। हमें क्षमा करे रानी माँ, हमारे कारण आपको परेशान होना पड़ा। महारानी सुनैना मुस्कुरा के रुद्राक्षी का पास आके उसके माथे को प्यार से चूम फिर बोली, आप हमारी बच्ची है, हमने आपको पाला है, आपकी चिंता हमें हर पल रहती है। हमने भले ही आपको जन्म ना दिया हो, लेकिन आपकी परवरिश हमने की है। हम जानते थे आप हमें बिना बताए कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे हमारे सम्मान को ठेस पहुंचे। आज आप दर से उठी तो आज आपके द्वारा भजन हम सुन नहीं पाए। जाइए जल्दी तैयार होके हमारे पास आइए, हमें कुछ बात करनी है। महाराज रणधीर आगे आए, प्यार से रुद्राक्षी के सिर पे हाथ फेर के बोले, कभी भी कुछ भी परेशानी हो आप हमसे या अपनी रानी माँ से कह सकती है। रुद्राक्षी मुस्कुरा के बोली, जी पिताजी महाराज। इसी के साथ महाराज और महारानी चले गए।
मान और शिखा दोनों आगे आके बारी बारी से रुद्राक्षी के गले मिले, फिर वो भी सुबह के अभ्यास के चले गए। उनके पीछे रक्षा भी चली गई। सबके जाने के बाद रक्षा पीछे मुड़ के वापस कक्ष में तैयार होने जाने लगी, तभी किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींचा। रुद्राक्षी खुद को संभाल नहीं पाई, सीधा जाके किसी के सख्त सीने से जाके टकरा गई। रुद्राक्षी जोर से चिल्लाई, व्हाट दी हेल। उस शख्स की आवाज आई, ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही है आप राजकुमारी। उसकी इतनी कर्कश और गहरी आवाज सुन के एक पल के लिए तो रुद्राक्षी डर गई, फिर जल्दी ही अपने सेंस में आके उस इंसान से थोड़ी दूरी पे खड़ी हो गई। अपना सिर उठा के ऊपर देखा तो पाया एक करीब 22 या 23 वर्ष का लड़का खड़ा है, जिसकी काली गहरी आंखें इस समय बहुत डरावनी लग रही थी। वो काफी लंबा था, करीब 6 फीट का आकर्षक बॉडी, बिसेप्स मतलब बहुत हैंडसम, चेहरे पे हल्की दाढ़ी, मुझ कंधे तक आते बाल। एक पल के लिए रुद्राक्षी भी देखती रह गई, लेकिन जल्दी ही होश में आके बोली, जी युवराज, कुछ काम था आपको। अग्नि ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गुस्से से रुद्राक्षी की आंखों में देखता रहा। लेकिन इसे आज कुछ अलग लग रहा था, जैसे उसकी आंखें आज बिल्कुल खाली है, उनमें कोई भाव नहीं थे। और ये देख के और गुस्सा आ गया। अग्नि को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कोई उसे नजरअंदाज करे, खास के रुद्राक्षी। अग्नि चाहे जो करे रुद्राक्षी के साथ, लेकिन उसका नजरअंदाज करना अग्नि को बिल्कुल मंजूर नहीं था। रुद्राक्षी ने फिर बोला, युवराज हमारा हाथ छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। छोड़ने के बजाय अग्नि और गुस्सा हो गई और जोर से बाजुओं को दबाते हुए और एक हाथ से जबड़े को दबाते हुए बोला, बहुत मजा आता है आपको दूसरों को परेशान करके। सब यहाँ परेशान थे और आप यहाँ आराम से सो रही थी। रुद्राक्षी को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन अग्नि ने इतने कस के हाथ और मुंह पकड़ा था कि वह हिल भी नहीं पा रही थी, और ये शरीर इतना कमजोर था कि इतना सा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मन ही मन बहुत गलियां दे रही थी। डांट पिसते हुए बोला, बाकी पुरुषों से दूर रहना। इतना कहकर वो रुद्राक्षी की हालत को नजरअंदाज करके चला गया। उसके जाते ही रुद्राक्षी ने चैन की सांस ली। कक्ष का भीतर तैयार होने चली गई। थोड़ी देर में मंदिर पूजा करने चली गई, फिर वही बगीचे में बैठ के आगे क्या करना है वो सोचने लगी। कभी सोचने के बाद उसने सबसे पहले इस शरीर को मजबूत बनाने के बारे में विचार किया, जिसके लिए उसे कुछ दवाइयां बनाने के लिए जड़ी बूटियां चाहिए। उसके लिए किसी ऐसे को ढूंढना होगा जिसे यहाँ के बारे में सब पता हो और वो विश्वसपात्र हो। याद आया रुद्राक्षी की दासी और सखी श्रेया, लेकिन वो है कहाँ, अब तक तो उसे मेरे पास आ जाना चाहिए। अरे हाँ, याद आया, किसी काम से उसे अपने माता पिता से मिलने जाना था। क्या करेगी रुद्राक्ष बनी मिशा, कैसे यहाँ खुद को ढलेगी, जानने के लिए पढ़िए मेरी नॉवेल। थैंक यू। रुद्राक्षी का श्रेया से मिलना। अब तक हमने पढ़ा कि रुद्राक्षी की सारी यादें मिलने के बाद रुद्राक्षी बगीचे में बैठ के आगे के बर्फ में कैसे क्या करना है सब सोचने लगी। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने पहले इस दुनिया और यहाँ रहने वाले लोगों और उनकी शक्तियों के बारे में सब कुछ पता करने का सोचा, और उसके बाद अपने इस कमजोर और कोमल शरीर को मजबूत बनाने के बारे सोच के किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने लगी जो विश्वसनीय हो और उसका साथ दे। अचानक उसकी यादों में एक चेहरा दिखा जो बहुत प्यारा था। वो और कोई नहीं, रुद्राक्षी की मुख्य दासी और मित्र श्रेया थी, जो कल किसी काम से अपने माता पिता से मिलने गई थी। यदि वो यहाँ होती तो रुद्राक्षी कभी जंगल जाती नहीं और उसके साथ वो हादसा नहीं होता, क्योंकि वो ज्यादा नहीं तो थोड़ी बातें समझ ही जाती कि ये पत्र युवराज कभी लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो कभी रुद्राक्षी को रात में, वो भी जंगल में अकेले, कभी नहीं बुलाते। लेकिन हमारी प्यारी रुद्राक्षी ठहरी मासूम, वो तो पत्र में धमकी देकर ही डर गई कि यदि वो नहीं गई तो युवराज गुस्सा करेंगे। षड्यंत्रकारी को ये बात मालूम थी कि श्रेया यहाँ नहीं है और रुद्राक्षी किसी को अपनी बात बताएगी नहीं, इसलिए रुद्राक्षी आसानी से उनकी जाल में फंस गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, मुझे आगे के बारे में सोचना चाहिए। अब तक तो श्रेया को अपने घर से आ जाना चाहिए था। वो अभी गहरी विचार में थी कि किसी की पीछे से पुकारने की आवाज आई जो उसे ही पुकार रही थी। उस लड़की को देख के ये समझ गई कि यही श्रेया है। श्रेया देखने बहुत प्यारी है, सांवला रंग, तीखे नैन नक्श, दिल की साफ और हमेशा रुद्राक्षी का अच्छा सोचती है। समय समय पे उसे लोगों की सोच के बारे आगाह करती रहती है। उसे रुद्राक्षी के भोलेपन से हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी। श्रेया को देख रुद्राक्षी ने सोचा, अब मैं श्रेया की मदद से यहाँ के पुस्तकालय में जाके यहाँ की दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, और सबसे बढ़ के उसे अपने माता पिता के शक्तियों और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। तभी मैं अपने बारे में और बाकी चीजों के बारे में अच्छे से सोच के आगे की योजना बना पाऊंगी, क्योंकि इतना तो समझ आ गया है, जिन्होंने रुद्राक्षी की हत्या करने की इतनी बड़ी साजिश रची है वो हमें जिंदा देखकर फिर प्रयास अवश्य करेंगे, और उनके वार से बचने के लिए हमें खुद को मजबूत बना के शक्तियों को कैसे जगाया जाए उसका रास्ता निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो दोबारा हमें मौत के मुंह में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता।
श्रेया, रुद्राक्षी को किसी सोच में गुम देख थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि रुद्राक्षी हमेशा हंसते मुस्कुरा रहती थी, लेकिन आज रुद्राक्षी बहुत बदली सी लग रही थी। आज उसके चेहरे पे बहुत गंभीर भाव थे। काफी देर तक देखते रहने के बाद उसने रुद्राक्षी को कंधे से पकड़ के हिलाया तो रुद्राक्षी ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। उठने पूछा, क्या हुआ श्रेया? श्रेया बोली, राजकुमारी आप स्वस्थ है तो है? हम कब से आवाज दे रहा है, आप कुछ बोल ही नहीं रही है। नहीं कोई बात नहीं है, हम ठीक है, चिंता ना करें, हम कुछ सोच रहे थे और उसमें हमें आपकी मदद चाहिए। जी ठीक है राजकुमारी, हम आपकी मदद के लिए तो यहाँ है, जो कम होगा हमें बताइएगा, हम जरूर करेंगे। पहले आप चलिए, बहुत समय हो गया है, चला भोजन कर लिए। सुबह का तीरंदाजी की कक्षा आपने छोड़ दी है, लेकिन तलवारबाजी के लिए आपको जाना होगा और इसमें आपकी हम कोई मदद नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, हम अवश्य जाएंगे श्रेया। और बात सुनकर श्रेया की हैरानी बहुत बढ़ गई। पूछा, आप सच कह रही है? जी हम बिल्कुल सच कह रही है। श्रेया ने ये इसलिए पूछा क्योंकि लाख प्रयासों के बाद भी रुद्राक्षी कुछ भी सीख ही नहीं पाती थी, इसलिए प्रशिक्षक बहुत नाराज रहते थे, लेकिन कुछ बही सकते थे। लेकिन साथ के बच्चे धीरे धीरे मजाक बनाते थे और उसे बहुत नीची नजरों देखते और बेकार समझते। ये बात रुद्राक्षी को बहुत बुरी लगती, इसलिए वो जलन नहीं चाहती थी। रुद्राक्षी को संगीत, चित्रकारी, जानवरों के साथ खेलना, बगीचे में फूलों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था और सुबह शाम मंदिर में पूजा और ध्यान लगाना बेहद पसंद था। किंतु आज रुद्राक्षी के तुरंत खुशी खुशी मान जाने से थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन बहुत खुशी भी हुई। वो चाहती थी रुद्राक्षी अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो सके। रुद्राक्षी को चिकित्सीय ज्ञान भी दिया जाना था, जिसे रुद्राक्षी काफी रुचि लेके सीखती थी। हालांकि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ उसे ये ज्ञान लेते, लेकिन इसमें राजकुमारी की रुचि थी। उसकी कक्षा शाम में लगती थी और ये सब जबरदस्ती कौन सिखवाता था ये अभी गुप्त है। बातें करते हुए दोनों कक्ष में पहुंच गई। हाथ मुंह धोके रुद्राक्षी ने भोजन किया, थोड़ी देर विश्राम करके अभ्यास के वस्त्र पहन के श्रेया के साथ अभ्यास क्षेत्र की तरफ चल दी। अभ्यास मैदान में महल के मंत्रियों के बच्चे भी थे और राजकुमारी सीखा और राजकुमार मान भी थे। रुद्राक्षी भी उन्हीं के पास जाके खड़ी हो गई और बातें करने लगी। मान और सीखा दोनों रुद्राक्षी को बहुत प्यार करते थे। तीनों बचपन से साथ में ही बड़े हुए हैं। कुछ समय के बाद प्रशिक्षक आ गए और आज की कक्षा शुरू किए। आज उन्होंने तलवार से सामने वाले को कैसे हराना है और किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, सब बता रहे थे। सभी बहुत ध्यान से दुख और सुन रहे थे। पुराने जन्म में जब वो मिशा थी तो उसने बहुत कुछ सीखा था, जिसमें तलवारबाजी और तीरंदाजी भी है। फिर वो बहुत ध्यान से प्रशिक्षक की बातें सुन रही थी। सब कुछ बता के दो लोगों के साथ इस कला का अभ्यास करने को कहा, जिसका चयन नंबर पत्रिका से किया गया। जब रुद्राक्षी की बारी आई तो उसका नंबर देख के सब हैरान रह गए। युवराज अग्नि का महल से जाना। अभी तक हमने पढ़ा रुद्राक्षी अपनी दासी श्रेया के साथ अभ्यास स्थान पहुंचकर तलवारबाजी के जरूरी बिंदु को बहुत ध्यान से सुन और सीख रही थी। हालांकि उसने सब सीखा हुआ है, फिर भी कुछ चीजें थी जो ध्यान देने लायक थी। बाद में जोड़ियों के साथ अभ्यास करने के लिए नंबर पत्रिका के अनुरूप चयन करना था। सभी ने अपना साथी चुन लिया था। आखिरी में रुद्राक्षी गई, सब उसी को देख रहे थे क्योंकि सबका जोड़ा तो बन गया था। फिर रुद्राक्षी का जोड़ा किसके साथ बनेगा? जब उसने पत्रिका उठाई जो नंबर लिखा था, इसका मतलब रुद्राक्षी को प्रशिक्षक के साथ अभ्यास करना था। ये देख सब मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसने लगे। रुद्राक्षी ने सबको नजरअंदाज किया और मैदान में उतर गई, वो भी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। ये देख सब हैरान तो हुए, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि सब जानते थे रुद्राक्षी की काबिलियत। इसलिए वो सब अपना ध्यान उस पे हटा के अपने जोड़ीदार के आठ अभ्यास करने लगे। लेकिन कुछ ही देर के बाद उन सबका ध्यान रुद्राक्षी और प्रशिक्षक की ओर गया, जहां का नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। राजकुमारी रुद्राक्षी प्रशिक्षक के हर वार को बड़े ही कुशलता से विफल कर रही थी, यहाँ तक प्रतिक्रिया में भी काफी तेज थी। प्रशिक्षक बहुत हैरान हुए, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस रुद्राक्षी को कुछ नहीं आता था वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, बल्कि वो तो उन्हें बराबर का टक्कर भी दे रही थी। हालांकि थोड़ी देर बाद रुद्राक्षी थकने लगी थी क्योंकि उसके इस शरीर को बाह्य मेहनत की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत कुशलता से प्रशिक्षक को ही पीछे करना शुरू कर दिया। उसका हमला इतना तेज और सटीक था कि सब दंग रह गए और दुखते ही देखते प्रशिक्षक सीमा के बाहर पहुंच गए और इसी के साथ रुद्राक्षी ने वार करना छोड़ दिया और हाथ होड़ के एक तरफ खड़ी हो गई। वो बहुत जोर जोर से हाफ रही थी। कुछ समय के सदमे के बाद सब होश में आ गए। मान और शिखा के साथ साथ प्रशिक्षक भी बहुत हैरान और खुश दोनों थे। ठीक उसी समय जब अग्नि रुद्राक्षी से मिलके अपने कक्ष में आए तो उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो स्नानगृह में जाके अपने आप को शांत करके वस्त्र पहन के बाहर आए और अपने कक्ष के खिड़की पे खड़े होके काफी गहरी सोच में डूब गए। उनके कक्ष से प्रशिक्षण मैदान साफ दिखता था।
जब उनका ध्यान वहां गया तो वो भी दंग रह गए। जो कुछ भी वहां हुआ वो सब कुछ युवराज अग्नि ने वह देखा। कुछ पल के लिए उनकी आंखों में कुछ आया लेकिन चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। अचानक कुछ सोचकर वो अपने कदम महाराज के कक्ष की ओर बढ़ा दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने आज्ञा लेके महाराज के कक्ष में प्रवेश किए और उनसे कुछ देर बातें करके महल से जाने की आज्ञा लेके अपने घोड़े पे सवार होके कुछ विश्वासपात्र लोगों के साथ महल से निकल गए। पूरे रास्ते अग्नि के दिमाग में सिर्फ के हुए रुद्राक्षी से समना के बड़ उसके आंखें, उसका व्यक्तित्व, यहाँ तक कि उसका लड़ने का हुनर, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ ऐसा लग रहा है कुछ तो हुआ है रुद्राक्षी के साथ बीती रात में जो उसे नहीं पता, और उस रात का रुद्राक्षी पे ऐसा असर हुआ कि उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। खैर जो भी है ये तो उसी के लिए अच्छा है, उम्मीद है जो बदलाव हुआ है वो बना रहे। ऐसा सोच के उसने घोड़े की लगाम खींची और तेजी से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। मैदान से आने के बाद रुद्राकही ताजा होके थोड़ी देर आराम करके वापस चिकित्सीय ज्ञान के लिए चली गई। वहां भी आचार्य रुद्राक्षी से खुश हुए। ऐसे एक के बड़े हादसे से श्रेया बहुत हैरान थी। पूरे रास्ते उसने रुद्राकही से सवाल पुष्ट के परेशान कर दिया। अब बेचारी रुद्राक्षी क्या हो जवाब दे, तो उसने बात को टाल दिया। थोड़ी देर आराम के बाद उसने महारानी से मिलने का फैसले करके थोड़ी देर सो गई। शाम के समय संध्या आरती को लिए तैयार होके और पूजा की थाली लेके मंदिर की ओर चल दी। मंदिर में महारानी भी मौजूद थी। दोनों ने मिलकर आरती की भजन किया और हाथ जोड़कर मंदिर के बाहर आ गई और आपस में कुछ बातें करने लगी। बातों बातों में महारानी से यहाँ के पुस्तकालय जाने की आज्ञा मांगी। पहले तो महारानी भी हैरान हुई किंतु फिर मान गई। उन्हें भी आज रुद्राकही में कुछ बदलाव दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाते जाते चेतावनी दी कि दूसरी मंजिल में ना जाए। और वैसे भी वो मंजिल विशेष शक्तियों से संरक्षित है जहाँ कोई ऐसे हो नहीं जा सकता। वहाँ बहुत महत्वपूर्ण किताबें रखी थी। महारानी से आज्ञा लेके वो अपने कक्ष की ओर चली गई। वह भोजन करने के वो आराम से सो गई क्योंकि उसे आराम की बहुत जरूरत थी। कल से वो अपने आगे का काम शुरू करेगी। इतना तो पता था उसे हमलावर इतनी जल्दी थी दोबारा वार नहीं करेगा, ये वो जानती थी। और महारानी से युवराज अग्नि के बाहर जाने की जानकारी मिल चुकी थी। ये सब सोचकर वो हल्का महसूस कर रही थी जो अभी उसके लिए बहुत जरूरी था। अगला दिन सुबह जल्दी उठ के नहा धो के थोड़ी देर ध्यान लगा के वो पूजा करके तीरंदाजी के कक्षा में पहुंच गई। वहां पहुंचने पे रोज की तरह आज कोई रुद्राक्षी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा था। मान और शक्ति कल से बहुत खुश थे। थोड़ी समय में शिक्षक आ गए और तीरंदाजी के कुछ गुर सीखने लगे। दुखते ही दुखते उन्होंने बहुत कुछ समझा दिया। सब बहुत ध्यान से सब दुख और सुन रहे थे। बारी बारी सबने निशाना लगा। कुछ का अभ्यास अच्छा था तो कुछ का बोर्ड के भर जा रहा था। राजकुमार मान और राजकुमारी सीखा का प्रदर्शन ठीक ही था। अब बारी आती है रुद्राक्षी की। सब अपना और ध्यान रुद्राकही के प्रदर्शन पे लगा दिए। वो देखना चाहते थे कि कल की तरह आज भी चमत्कार होगा या नहीं। लेकिन ये क्या कंगन का रहस्य। पिछली भाग में हमने देखा कि कैसे रुद्राक्षी तलवारबाजी का प्रदर्शन करके सबको हैरान कर देती है। रुद्राक्षी में आए इस बदलाव को देख युवराज अग्नि भी बहुत हैरान हुए, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान न देते हुए किसी महत्वपूर्ण कार्य से महल से दूर चले गए। अभ्यास मैदान में सभी कल की तरह आज भी रुद्राक्षी को प्रदर्शन करते देख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि क्या आज भी रुद्राक्षी अच्छा प्रदर्शन करती है या कल बस एक संजोग मात्र था। सबके बड़ बारी रुद्राक्षी की आई। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ तीर से भरे तरकश के पास गई और एक साथ 3 तीर उठाए, निशाना लगाए और सही जगह निशान लगा दिया। भी तीनों तीर बिल्कुल ठीक निशाने पे एक साथ एक बड़े एक दूसरे को चीरते हुए ठीक निशाने पव गई। ये देखकर पूरे अभ्यास मैदान में सन्नाटा फैल गया। कुछ देर बाद सब होश में आए। जब उन्होंने जहाँ रुद्राक्षी खड़ी थी वहां दुख तो रुद्राक्षी वहां नहीं थी। दरअसल उसे पुस्तकालय जाना था, इसीलिए अपना अभ्यास खत्म कर उसने शिक्षक से आज्ञा लेके पुस्तकालय की ओर चल दी। मैदान से निकलते ही उसे वहां खड़ी दासी श्रेया दिखी। वो उसको लेकर सिद्ध पुस्तकालय कक्ष की ओर ले गई। वहां पहुंचकर पहरेदारों ने रुद्राक्षी का स्वागत किया, लेकिन श्रेया को वहीं रोक दिया। रुद्राक्षी श्रेया दोनों समझती थी ये पुस्तकालय केवल शाही लोगों के लिए खुलती है, बिना महाराज की अनुमति को अन्य कोई यहाँ प्रवेश भी कर सकते। रुद्राक्षी अंदर चली गई। जाके देखा तो सामने बहुत विशाल किताबों का संग्रह मौजूद है। उसने सर हिलता कि इतनी किताबें वो कम समय में कैसे पढ़ेगी। अचानक उसे अपने कानों में एक आवाज आई, मालकिन आप कोई टेंशन क्यों ले रही है जब है आपके पास। अचानक से ये आवाज सुन के रुद्राक्षी बहुत डर गई। थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर सुनाई दी। जब गौर किया तो देखा ये आवाज तो ओवा के कंगन में से आ रही ही। अचानक याद आया कि वो इस कंगन को बारे में तो भूल ही गया था। उसने पूछा, क्या तुम बोल सकते हो? तुम तो पास्ट लाइफ मेरे साथ थे ना, मेरे मोम ने तो ही मुझे दिया था। तू इस लाइफ में क्या, क्यों और कैसे आए? आखिर क्या राज है तुम्हार? इतने सारे सवालों से कंगन शांत हो गया।
अरे कुछ बोलो भी। मालकिन, मैं आपके माँ का खास आविष्कार हूँ, जिसके बारे में दुश्मनों को पता चल गया था। मुझे पाने के लिए उन लोगों ने हर तरीके से उन्हें तड़पाया, लेकिन आपकी मोम ने ये आविष्कार किसी गलत हाथ में नहीं लगने दिया। मेरा क्या इस्तेमाल है ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। फिलहाल आप प्रत्येक किताबों पे भी एक उंगली रखिए और देखिए चमत्कार। रुद्राक्षी ने ऐसे ही किया तो उसके दिमाग में उस किताब की सारी जानकारी आ गई। ये देखकर बहुत खुश हुई। ऐसे ही जल्दी जल्दी सारे किताबों पे हाथ रख के सारी जानकारी अपने दिमाग में भेजने लगी। कुछ ही घंटों में सब चीजें दिमाग में आने लगी, जिससे रुद्राक्षी सिर दर्द करने लगा। ये देखकर वो वहीं रखे चेयर पे बैठ गई और खुद को आराम देने लगी। फिर कंगन की आवाज आई, मालिक आपके पास में हूँ, आप बस अपना कंगन पे हाथ रखिए और बोलिए दवाई अंगूठी में अगर वो होगा तो जरूर देगा। आप बोलिए ताकत वाली गोली, देखिए झट से वो आपको मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गई और अपनी आंखें बंद करके सारी जानकारी देखने लगी। लगभग हर तरह की विद्या से संबंधित किताबें थी। धीरे धीरे उसने सबको देखना शुरू किया और सारी एक विषय की विधियों को एक जगह रखकर गलत जानकारियां हटा के सही जानकारी को एक जगह इकट्ठा करने लाफी। ये सब करने में उसे पूरा दिन लग गया और वो एक बार फिर थक गई। फिर से उसने शक्ति को गोली खाई और पुस्तकालय से बाहर की ओर चली गई। इन सब के बड़ हुआई बहुत जोरों की भूख लगी थी। वो वहां से श्रेया को लेके वापस कक्ष की ओर आ गई। हाथ मुंह धो के श्रेया और रुद्राक्षी ने भोजन किया और वो बिस्तर पे आराम करने के लिए लेट गई। लेते ही उसे नींद आ गई। महाराज महारानी के कक्ष में दोनों परेशान चेहरों के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। महारानी ने महाराज से कहा, हमें रुद्राक्षी की बहुत चिंता हो रही है। उन लोगों को पता चल चुका है कि रुद्राक्षी हमारे पास है, लेकिन वो लोग अभी ज्यादा परेशान नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि रुद्राक्षी की शक्तियां जागृत नहीं हुई है और उसे युद्धाभ्यास में भी कोई रुचि नहीं है। लेकिन ये कब तक होगा, वो लोग जरूर कुछ भयानक सोच रहे होंगे। आप चिंता मत करिए, उन्हें बचाने के लिए हम अपनी हर संभव कोशिश करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी होगी। अच्छा आप ज्यादा मत सोचिए, आइए बहुत रात्रि हो गई है, विश्राम कर लीजिए। जी महाराज आप भी सो जाइए। ज्यादा मत सोचिए, हमारा पुत्र अग्नि सब संभाल लेगा। वो बहुत होनहार, तेज और हर तरफ से सतर्क है। वो कहते कुछ नहीं है, लेकिन ये महल आपसे ज्यादा उनकी बात और कार्यों पर विश्वास करते हैं। उधर महल से बहुत दूर जंगल के बीच एक बहुत खूबसूरत और स्वर्ग जैसा स्थान, जहाँ पास ही में शीतल झरना नीचे गिर रही थी। चारों ओर मन को लुभा लेने वाले फूल, इतनी शांत और शीतल जगह जहाँ धरती पे स्वर्ग का आभास होता था। वहाँ एक 23 से 24 वर्ष का इंसान, जो देखने में बेहद आकर्षक व्यक्ति था, ध्यान मुद्रा में बैठा था, जिसके चारों ओर से तेज आभा निकल रही थी। उसका शरीर आसपास से शुद्ध ऊर्जा तेजी से सोख रहा था, जिससे उसके चारों ओर का तेज और बढ़ता जा रहा था। उसका ध्यान पूरी रात चाली। सुबह की पहली किरण के साथ उसने अपनी आंखें खोली। आंखों से इतना तेज निकल रहा था जो उसकी बढ़ी हुई शक्तियों का संकेत दे रहा था। आखिर महाराज और महारानी क्यों परेशान है? किससे खतरा है? हाँ, रुद्राक्षी को। बदली हुई रुद्राक्षी अब आगे क्या करेगी? रक्षा अब आगे क्या करेगी? कृपया रिव्यू दीजिए, धन्यवाद। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार रहस्यमय कंगन की मदद से विशाल पुस्तकालय की सारी जानकारी केवल एक दिन में एकत्र कर ली रुद्राक्षी में। इस कंगन का और रहस्य भविष्य में धीरे धीरे उजागर होगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, इसके होने के कारण और विशेषताएं जानने को मिलेंगे। आगे देखते हैं कि उस अद्भुत शक्ति का मालिक आखिर है कौन। कहानी में समय के साथ और भी पात्र जुड़ते जाएंगे, जिनकी विशेष महत्ता है। आपका प्यार जरूरी है। अब आगे। वो तेजस्वी युवक जब झराने से बाहर आया, सूर्य देव को नमस्कार करके पीछे मुद्दे तो उन्हें एक व्यक्ति नजर आए। युवक ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। प्रणाम महात्मा, सदा तेजस्वी बने रहे युवराज अग्नि। देख के प्रतीत होता है कि आपकी शक्तियां और बढ़ गई है। जी हाँ, ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि युवराज अग्नि ही है, जो महल से निकल के इस गुप्त वन में अपनी शक्तियां बढ़ाने आए हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अगले चरण में ले जाने के लिए एकांत में ध्यान लगे आए हैं। कहिए महात्मन, आज आपने हमें अपने दर्शन कैसे दिए? आपकी आज्ञा से सारे कार्य चल रहे हैं। आप तो जानते ही है युवराज, आप उनका सुरक्षा कवच है। अब आपको और सतर्क रहना होगा। कुछ दिनों पूर्व उनके साथ बहुत भयानक घटित हुआ है, ये समझ लीजिए। सांसें बंद होने के बाद किसी चमत्कारी शक्ति द्वारा पुनः सांसें वापस लौट आई है। इससे उनके ऊपर जो बाधा लगी थी वो कमजोर हो गई है। इसका मतलब आप जानते हैं ना, अब उन्होंने कोशिश की तो वो बाधा तो टूटेगी ही, साथ में उनकी शक्तियां आश्चर्यजनक रूप से बढ़ेंगी और ऐसा होते ही जो बुरी शक्तियां अभी तक शांत है वो उग्र हो जाएंगी। ये तक कि जिनकी कारण आज से 16 साल पहले जो निर्मम नरसंहार हुआ था उसके कारक भी सावधान हो जाएंगे। और आपके आसपास भी कुछ है जो सत्ता पाने के लिए उन्हें नुकसान पहुंचने में पीछे नहीं आएंगे। और ये तो आप ही जानते हैं कि ऐसा उन्होंने पहले भी कई बार किया है।
समय के साथ उनके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। उसके लिए तैयार रहे। आप ये मंत्रों से युक्त रुद्राक्ष का माला अभिमंत्रित किया हुआ है, इसे आप किसी भी प्रकार उनके गले में पहना दीजिए। याद रहे, इस केवल उनके जीवनसाथी द्वारा पहनाया जाना चाहिए। उसमें भी नियम है। ध्यान रहे, जब वो स्नान करके पूरी तरह स्वच्छ हो और उनपे किसी की भी दृष्टि ना पड़ी हो, तभी सही समय होगा उन्हें ये पहनने का। उसके साथ ही तुरंत ये अभिमंत्रित अंगूठी आप भी अपनी सीधे हाथ के मध्य उंगली में पहन लीजिएगा और अपने मन में ये मंत्र बोलिए। कितना कहते ही कुछ मंत्र उन्होंने रोशनी की सहायता से युवराज अग्नि के मस्तिष्क में भेज दिया। ये मंत्र पढ़ते ही माला और अंगूठी अदृश्य हो जाएंगी। केवल आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से देख सकते हैं। इससे आप उनके आसपास के खतरे को महसूस कर पाएंगे, यहाँ तक कि उनकी शक्तियों को भी महसूस कर पाएंगे। किंतु एक बात याद रखें, जिस दिन ये माला किसी भी स्थिति में टूटी, आसपास की नकारात्मक शक्ति उन्हें अपने कब्जे में लेने का भरपूर प्रयास करेगी। यदि वो कमजोर पड़ गई या किसी ऐसे स्थान पे हुई जहाँ सकारात्मक शक्ति कमजोर हुई, तो वो उन बुरी शक्तियों द्वारा वश में कर ली जाएंगी और उनकी पवित्र शक्तियां और बुरी शक्तियों जब आपस में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए उनके शरीर में लड़ेंगी, तो उन्हें भयंकर पीड़ा भोगना पड़ेगा। जब जब शक्तियों का टकराव होगा, तो न होने वाली दर्द से जो शक्तियां बेकाबू होकर बाहर निकलेंगी, उससे विनाश होगा, भीषण विनाश। ये सुन के युवराज अग्नि एकदम डर गए। उन्होंने घबत कर पूछ लिए, इसका क्या अर्थ है महात्मन? हमारी रुद्राक्षी को उस समय हम कैसे बचाएंगे, कृपया बताइए। उस स्थिति में हमें क्या करने चाहिए? महात्मन बहुत ही रहस्यमय तरीके से युवराज की ओर देख के बोले, ऐसी स्थिति में केवल सारी शक्तियों में शक्तिशाली और पवित्र सच्चे प्रभु की शक्ति ही अपने प्रेम का एहसास दिलाकर उनके दर्द को समाप्त करके उन्हें शांत करा सकता है। और यदि ऐसा न हुआ, तो उनके जन्म का मकसद कभी और नहीं होगा। उन लोगों के आस्था और विश्वास का मौत हो जाएगा और सकारात्मकता का आभा हो जाएगा। ये ब्रह्मांड संतुलित नहीं रह पाएगा। इसीलिए नियति ने आपको उनका सुरक्षा कवच बनाया है, क्योंकि इस पूरी धरती पे आपसे ज्यादा प्रतापी और कोई नहीं ही। हम जानते हैं कि ये बात कोई नहीं जानता सिवाय आपके, कि आप 3 शक्तियों के महारथी नहीं बल्कि चारों शक्तियों को अपने काबू में करना जानते हैं। बल्कि आपसे ज्यादा सक्षम अभी कोई नहीं है और 5वां तत्व भी जल्दी ही आपके वश में होगा। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। जब भी कोई ऐसी स्थिति आपके सामने आए जिसका आपके पास कोई रास्ता नजर ना आए, स्थिति बहुत विषम हो, तभी मेरे द्वार दिए गए पत्थर को तोड़िएगा, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। चलाते हैं। प्रणाम महात्मन, विजयी भव। महात्मन के जाने के बाद अग्नि के मस्तिष्क में 2-4 दिन पहले की घातें एक के बाद एक नजरों के सामने आने लगे। वाकई रुद्राक्षी के व्यक्तित्व में बहुत बदलाव नजर आने लगा। आज तक जिन आंखों में खुद लिए डर और आत्मविश्वास की कमी दिखती थी, उन आंखों में खुद के लिए कोई भाव नहीं दिख रहा था। दिख रहा था तो एक आग जो कुछ भी जला के खाक कर दे। हम जानते हैं रुद्रा, हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया इतने वर्षों में। इसका बहुत बड़ा कारण है रुद्रा, आपको सुरक्षित करते करते स्वयं से हमने आपको दूर कर दिया। अब एहसास हो रहा है कि आप हमसे बहुत दूर हो गई है। आपकी आंखों में खुद के लिए ये बेरुखी हमें असहनीय है रुद्राकाश, की आप हमें समझ पाती। आप हमारे लिए क्या है ये हम आपको कभी समझा नहीं पाएंगे। इसके लिए ये समय सही नहीं है। आगे आपके बहुत भयानक स्थितियां आने वाली है। इसके लिए आपको आपके इसी व्यक्तित्व को बनाए रखना होगा, अन्यथा सब खत्म हो जाएगा। आप पे हमारी दृष्टि सदा रहती है। आगे आपको इस दुनिया का क्रूर रूप का सामना करना पड़ेगा। उस समय आपको सही गलत पहचानना होगा रुद्रा। हम आपको कगो नहीं सकते, आप हमारे लिए नायाब है रुद्रा। ये सब सोचते हुए अपने मन को एकाग्र किया और वापस ध्यान में बैठ गए, क्योंकि वो जानते थे रुद्राक्षी को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अपनी शक्तियां बहुत बढ़ानी होगी, आध्यात्मिक और तत्विक। साथ ही अपने जोग से शक्तिशाली हथियार स्वरी जानवर भी तपोबल से प्राप्त करना ही होगा। इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। जंगल में कैसे युवराज अग्नि की शक्तियां बड़ी और कोई अजन भी आके कुछ महत्वपूर्ण बातें करके कुछ समझ के भविष्य के बारे में भी सावधानी और किसी विषम परिस्थिति में कैसे बाहर निकला है, सब कुछ समझा के वापस चले जाते हैं। अब आगे आइए देखते हैं महल में क्या स्थिति है। आज शुभ से सारी कक्षा लेव के बाद रुद्राक्षी शाम की कक्षा लेने प्रयोगशाला में पहुंची, जहां गुरुदेव कुछ जादी बुटिया परिष्कृत कर रहे थे और वो बुरी तरह थक गए थे। अभी और भी जादी ब्यूटियां थी जिन्हें परिष्कृत करना बाकी था और वो रुक नहीं सकते थे। तभी वहां रुद्राक्षी आके पीछे खड़ी होके सब कुछ बिना गुरुदेव को परेशान किए चुपचाप देख रही थी। जादी ब्यूटिया दुख के वो ये तो समझ गई थी कि कौन सी दवा बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो ये जानती थी कि इस तरीके से प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाएगी और बनने के मौके बहुत कम थे। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और देखती रही। लेकिन अचानक उसका ध्यान गुरुदेव पे गया, जो अभी गिरनर काले थे। उसने तुरंत उन्हें थम लिया और आराम से उन्हें बैठा दिया, किंतु वो कुछ चिंतित लग रहे थे। रुद्राक्षी ने कहा, गुरुदेव आप कहे तो हम आपकी कुछ सहायता करें।
कुछ नहीं पुत्री, हम देव बुटिया परिष्कृत कर रहे थे किंतु आधे में ही हमारी ऊर्जा खत्म हो गई। गुरुदेव यदि आप चाहे तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। क्या आप हमें आज्ञा देंगे? किंतु आप कैसे पुत्री, आपकी शक्तियां अभी तक जागृत नहीं हुई है और दवाइयां अच्छी तभी बनती है जब हमारी अंदरूनी शक्ति बलवान हो, किंतु अभी आप नहीं कर सकती। हम मानते हैं आपकी जानकारी बहुत अधिक है किंतु दवा बनाना ये पूरी तरह आंतरिक ऊर्जा पे निर्भर होता है और उस पे पूरा काबू होना चाहिए। रुद्राक्षी ने कहा, गुरुदेव आप भूल रहे हैं, जिनकी आत्म ऊर्जा नष्ट हो जाती है वो दवा घर से आत्म ऊर्जा खरीद भी सकता है। आप निश्चिंत रहे, हमने ऊर्जा मंगवा ली है, आप निश्चिंत रहे और हमें मार्गदर्शन दे। एक बार मौका दीजिए, यदि आपको लगे कि हमारा प्रयास व्यर्थ है हम आपको सारी जादी बुटिया मंगवा दूंगी। ठीक है, हाल ही में आप पहले से ज्यादा बदल गई है, अब तो आप जिद्दी हो गई ही। ठीक है, आप बनाइए, हम देखते हैं, समझिए ये आपका परीक्षा है। जी गुरुदेव, जैसा कहे। मंगाई गई आत्मा ऊर्जा का उपयोग कर थोड़ा अभ्यास किया, फिर तुरंत जादी ब्यूटिया परिष्कृत करने लगी। गुरुदेव ने ये देखा कि रुद्राक्षी कितनी तेजी से काम कर रही तो वो थोड़े चिंतित लग रही थी और उन्होंने ये भी देखा रुद्राक्षी जो विधि इस्तेमाल कर रही थी भी उनकी विधि नहीं है। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि उन्हें कुछ महसूस लिया, देखा तो भट्टी में जल्दी बुटिया के मिश्रण आसानी से आपस में मिल रहा है और कुछ ही देर में एक चमकदार और शक्तिशाली चमचमती हुई गोली भट्टी में तैर रही थी। गुरुदेव के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। रुद्राक्षी मुड़ी और गुरु से वे पूछ, गुरु जी क्या हम सफल हुए? लेकिन गुरु जी तो अभी भी अचंभे में थे। कई बार आवाज देने पे उन्होंने में आके कहा, पुत्री ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान दवा आपने बनाया है और भी बहुत ही कम समय और कम मेहनत में। क्या हमें भी आप विस्तार से बताएंगी? जी गुरुदेव अवश्य। इसके बाद रुद्राक्षी उन्हें एक के बाद एक तरीके और दवा बनाने की अच्छी शैली के बारे में बताया और ये भी कैसे कम आत्मशक्ति का प्रयोग करके बेहतरीन दवा परिष्कृत कर सकते हैं। इस समय दोनों की भूमिकाएं बदली हुई लग रही थी। गुरु सिहाई की भूमिका में था और अहाया गुरु की भूमिका में थी। इतनी नई और बेशकीमती ज्ञान शिख के गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लग रहा था कि आज तक उन्हें दवा बनाने आता ही नहीं था, असल मायने में दवा बनाने की कला आज उन्होंने सीखी है। वो सच में बहुत प्रसन्न थे। पुत्री आपने इतनी बहुमूल्य दवा बनाई, हमें इतना कुछ सिखाया, आपकी इस सफलता पे हमारी ओर से बे दवाई भट्टी लीजिए, ये बहुत ही अच्छी मानक की भट्टी है। रुद्रा का ही भांति देख के रुद्राक्षी बहुत खुश हुई। आखिरकार वो अपने जरूरत के हिसाब से दवा बना के अपने कमजोर शरीर को मजबूत बना पाएगी, उसी के बाद ही तो सारी चीजें एक के बाद करेगी। उसने हाथ जोड़े और बत्ती को ले लिया और वहां से अपने कक्ष की ओर चली गई। आराम करके वो महारानी के कक्ष की ओर चल दी। वहां अनुमति लेके कक्ष में प्रवेश कर गई। देखा वहां महारानी आसान पे बैठी कुछ किताबें पढ़ रही थी। वो हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ी हो गई। महारानी ने ये देखा तो बोला, अरे हमारी पुत्री क्या बात है, आज तो आप हमें पीछे से गले भी नहीं लगाए, आप अपने रानी माँ से मिलने आई है। बच्चे आए हुए हमरे समीप बैठे। रुद्राक्षी थोड़ा हिचकिचाते हुए आके बैठ गई और धीरे से रानी माँ की गोद में सिर रख दिया। उसे ऐसा लगा कि कितनी वर्ष बाद माँ की गोद नसीब हुई है। इस एहसास से उसकी आंखें भर आई थी। रुद्रा का ही कभी इतनी शांत नहीं हुई और आज कुछ बोल ही नहीं रही थी। ये देख के रानी माँ ने बोला, बच्चे क्या बात है, आप हमें कुछ दिनों से मिलने भी नहीं आई और आज आई भी तो कुछ बोल नहीं रही, क्या बात है, आप अपनी रानी माँ को नहीं बताएंगी? हमें आपकी चिंता हो रही है और कुछ वर्षों में आप हमारी आधिकारिक बहू भी बन जाएंगी। ये बात सुनकर रुद्राक्षी को अग्नि का व्यवहार इतने सालों माँ कैसा रहा वो याद आने लगा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, रानी माँ क्या आपसे कुछ कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी ना? रानी माँ ने कहा, जो भी आपके दिल में बात हो बेझिझक कहे, आप तो जानते ही कि हमारी शक्तियाँ जागृत नहीं हुई है और हम बाकी चीजों में भी अच्छे नहीं, और वही युवराज अग्नि हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और देखा जाए तो ये सही भी है। हमारे पास उनसे विवाह करने की कोई योग्यता नहीं है। यदि हमारा विवाह उनसे हुआ तो हम उनके लिए हिवाया बोझ के कुछ नहीं होंगे और आप जानती ही है भविष्य में उन्हें ही गद्दी संभालनी है। ऐसे में उनकी पत्नी शक्तिशाली ना हो, इससे राज्य पे खतरा हो सकता है। ऐसे में हम युवराज की मदद करना तो दूर की बात, उल्टा हम और परेशानी खड़ी करेंगे। अतः आपसे हाथ जोड़ के विनती है हमारी, कृपया आप इस अनुबंध को तोड़ दे और उनके लिए उनके टक्कर की लड़की खोजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझेंगे। महारानी बिल्कुल निशब्द रह गई, उन्हें कुछ सुध ही रहा था। रुद्राक्षी की सारी बातें सुनाने के बाद पिछले कुछ सालों की यादों में चली गई। रुद्राक्षी के लिए अग्नि का उखड़ा हुआ व्यवहार उन्होंने भी देखा था। उन्हें भी पता था कि अग्नि रुद्राक्षी का पसंद नहीं करता। रानी माँ बोली, हमें क्षमा कर दे पुत्री, हम अग्नि की तरफ से भी क्षमा मांगते हैं। रुद्रा ने झट से उनके हाथों को पकड़ लिया और बोली, ये क्या कह रही है आप? हमने जब से होश संभला है आपको ही अपने माँ के रूप में देखा है। आपसे इतना प्रेम मिला है कि हमें अपने माता पिता की कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई, वो तो हमें याद भी नहीं। इसलिए आप माफी मत मांगिए।
लेकिन पुत्री आपके बारे में क्या, यदि हम इस सगाई के तोड़ने के बारे में महाराज और अग्नि बात कर लिए और वो मान गए, तो उसके बाद आप क्या करेगी, आपके भविष्य के बारे में क्या? रुद्रा नव रानी माँ के हाथों को बड़े प्यार से पकड़कर बोली, रानी माँ बचपन की सगाई को सोच के क्या आप अपने पुत्र से उसकी असली आधिकारिक पत्नी चुनने का अधिकार तो नहीं छीन सकती ना? और वैसे भी सगाई के बारे में केवल कुछ लोगों को पता है, वो तो आप संभाल लेंगी हम जानते हैं, और हमारे घर वाले वो तो इस दुनिया को त्याग चुके हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचिए। और आप हमारे भविष्य के बारे में चिंतित मत हो, ये हमने विचार कर लिया है कि हमें आगे क्या करना है। आपसे 3 महीने बाद होने वाले गुरुकुल प्रवेश परीक्षा में हम भी सम्मिलित होंगे। इसके लिए हमने शुरू भी कर दिए है। पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों में हमारी शक्तियां जागृत हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ जादी बुतियों की आवश्यकता है, जिससे हम दवा बना सके, जिससे हमारे शक्तियों के अवरुद्ध रास्ते खुल सके, और हमारा शरीर भी इस समय बहुत कमजोर है, उसे भी पोषण देना है, और इसी बहाने थोड़ा घूम भी लेंगे। इसलिए आप हमें राज्य भ्रमण पे जाने की अनुमति दे। पुत्री, हमें खुशी है कि आप अपनी पूरी कोशिश करेगी, किंतु आप असफल रहे तो निराश मत होना। गुरुकुल में विशेष व्यवस्था वाली कक्षाएं लगवाएंगे हो उनके लिए ही जो अपनी शक्तियां खो चुके होते ही या उनकी शक्तियां जागृत ही नहीं होती। उनको शक्तिशाली लोगों से लड़ने के लिए कई मंत्र और बहुत कुछ सिखाया जाता है, जो बहुत कठिन होता है, लेकिन इससे आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आएंगी। आप श्रेया के साथ कल चले जाएगा। अपने साथ राजकुमार मान और राजकुमारी शिखा को भी ले लीजिएगा। जी रानी माँ, हम उनसे बात कर लेंगे। रुद्रा ने सिर झुका के उन्हें प्रणाम किया और कक्ष के बाहर निकल गई। सीधा राजकुमारी शिखा के कक्ष की ओर जाके अनुमति लेके कक्ष में प्रवेश कर गई। शिखा बहुत खुश हुई। इतने दिनों बाद आई हो, क्या अब हमसे बात करने का मन नहीं करता? और कुछ दिनों से आप कुछ शांत हो गई है, क्या अग्नि भाई ने कुछ कहा है या फिर उस रक्षा ने? देखो भूल जाओ, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, बस इस चीज के कि उनके सामने आने की कोशिश करना ही मत। लेकिन ये रक्षा की बच्ची जब देखो कोई ना कोई कांड करती रहती है और सारा दोष तुम पे लगा देती है। अग्नि भाई भी मामले की जांच नहीं करेंगे, ये रक्षा भी जानती है, और भाई और तो उसके विश्वास की पत्ती बांध रखी है। ये सब कहते हुए शिखा टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के हाथ हिला हिला के बत कर रही थी। ये देख के काफी देर अपने हंसी को संभाल रही रुद्राक्षी उसके चेहरे को दुख के खिलखिला के हंस दी। रुद्राक्षी को हंसते देख उसके गोठों पे भी मुस्कान आ गई। फिर दोनों ने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया। शिखा भी कल बाहर जाने के लिए मान गई। फिर वो रुद्रा के साथ राजकुमार मान के कक्ष में गए। वो कुछ दस्तावेज पढ़ रहे थे। रुद्रा और शिखा ने सिर झुका के प्रणाम किया तो मान ने प्यार से रुद्रा के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, क्या बात है छोटी, आप हमें याद नहीं करती? आजकल आप बहुत व्यस्त हो गई है, नहीं तो अपनी छोटी बड़ी बातें आप हमसे जरूर बताती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो हमने अब सारी कक्षाओं को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। तो मान बोले, हाँ हमने भी, आपका प्रदर्शन दबजह लाजवाब था, आप तो हमसे भी ज्यादा कुशल लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आप बरसों से हाथीवार चलाने में कुशलता प्राप्त कर चुकी है। रुद्रा ने मन में सोचा, हाँ सच ही तो ये, हम अपने बचपन से ही तो इन सब में टॉप पे है। इस शरीर में थोड़ी भी मजबूती होती तो हम और भी अच्छा करती, लेकिन खैर। उसे सोचते देख मान ने कहा, क्या हुआ रुद्रा? तो शिखा ने कहा, भाई साहब वो हम दोनों कल राज्य भ्रमण पे जा रहे हैं, क्या आप ही चलेंगे? ठीक है, कल सुबह के अभ्यास के बाद चलेंगे। दोनों ने ठीक गई कहा और वहां से संध्या आरती में मंदिर में मिलने का बोल अपने अपने कक्ष की ओर चल दिए। तैयार होके वो मंदिर संध्या आरती में गई। वहां सब ने मिलके माता की आरती की। फिर सबने कल जाने का समय निर्धारित करके रानी माँ से आज्ञा लेके अपने अपने कक्ष में चले गए। थोड़ी देर बढ़ रात का खाना खाने के बाद सो गए। कुछ समय बढ़ उठ के ध्यान लगाने की मुद्रा में बैठ गई। उसके कुछ देर बढ़ झट से आंखें खोल दी। क्या हुआ था? रुद्राक्षी क्या देख के घबरा गई। रानी माँ के कक्ष से राजकुमारी और राजकुमार के कक्ष से हो के वो अपने कक्ष में आके ध्यान में बैठ जाती है। मेडिटेशन तो वो पिछली जिंदगी में भी करती थी, तो उसे ध्यान लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। उसे ध्यान लगाए ज्यादा समय नहीं हुआ था। उसके कुछ समय बाद वो स्वयं को एक चमकदार रोशनी के सामने पहुंच जाती है। ध्यान से उस जगह को देखती है तो उसे इस बात का आभास होता है कि वो अपने अंतर्मन में देख रही है। उस जगह को देखते हुए वो रोशनी की दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगती है। रोशनी तेज होती जा रही थी, जावे जैसे वो उसके पास पहुंच रही थी। इतनी तेज रोशनी थी कि उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। कुछ समय बाद उसने अपनी आंखें खोली तो वो उस रोशनी को स्पष्ट देख सकती थी। एक अजीब अपनापन था उस रोशनी में, जैसे कोई रिश्ता हो बिना चले ही अपने आप वो उस रोशनी की तरफ खींची चली जा रही थी। जैसे लग रहा था उसके शरीर में उसका कोई वश ही नहीं है। थोड़ी दूर ही वो रुक गई, इसके आगे नहीं जा पड़ी थी। जब ध्यान से उस रोशनी को देखा तो उस रोशनी के ऊपर जंजीर दिखाई दिया जिसने उसके वास्तविक शक्ति को रोक रखा है।
वो जंजीर सुनहरे रंग की थी जिसमें अजीब शक्ति थी, लेकिन कहीं कहीं उनमें दरारें दिख रही थी। काफी देर बाद उन जंजीरों को लगातार देखने से उसके सिर में भयानक दर्द होने लगा और शरीर कमजोर हो गए और उसने अपनी आंखें खोल दी और कमजोरी से हंफने लगी। उसने देख कि वो अब भी अपने कक्ष में है। ये क्या था? मैंने अभी अभी अपने अंतर्मन में क्या देखा? वो रोशनी क्या थी? उससे मुझे अपनापन क्यों महसूस हो रहा था, जैसे वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। अगर ये शरीर कमजोर ना होता तो मैं और देर तक ध्यान लगा पाती। फिलहाल मुझे बाजार जाके अपने शरीर को मजबूत करने के लिए दवा बनानी होगी और उसके लिए बाजार जाना होगा ताकि जड़ी बूटियां ले सकूं। उसी समय कंगन से आवाज आई, बॉस आप तो हमें भूल ही जाती है। अरे कुछ भी जानना है तो मुझ जैसे स्मार्ट हैंडसम से पूछिए। अरे हमें सब पता है। तो तुम ही बता दो ना, ये सब क्या था और वो रोशनी क्या थी? रुकिए मैडम, आप ऐसे हमसे बात करेगी तो बाहर खड़ी आपकी सेविकाएं घबरा जाएंगी और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी सबको जवाब देना। हम तो अब क्या करना चाहिए जिससे कोई भी हमारी बातचीत न सुन पाए? अरे बॉस आप छिना क्यों करती है? हम बताते हैं न, जैसे जैसे हम बताए बस वही करिएगा। ये बहुत आसान है, आपको बस अपना खून का एक बूंद बस हम पे लगाना है, उसके बाद आप हमरा अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है और जब आपकी शक्तियां जाग जाएगी तो और भी बहुत उपयोग में हमें आओ ले सकती है। तो चलिए तुरंत हमसे संबंध स्थापित कीजिए ताकि हम दोनों अपने मन में बातें कर सके। हम ठीक है। रुद्राक्षी ने उंगली में एक नुकीली चीज चुभो के अपना खून उस कंगन पे गिरा दिया। अचानक कंगन से तेज रोशनी निकली और कमरे में चारों ओर फैल गई। थोड़ी देर में चमक गायब हो गई। उसने जब कंगन की ओर देखा तो उसमें पहले से ज्यादा चमक बढ़ गई थी। अचानक उसके दिमाग में आवाज सुनाई दी, बॉस बधाई हो, अब हमारा बंध स्थापित हो गया है। अच्छा, अरे बॉस अब आपको बस अपने मन में हमसे बात करनी है, इससे सामने वाले को हमारे बारे में पता ही नहीं चलेगा। वाह ये तो बहुत अच्छा है। अब आप अपने हिसाब से बदल सकती है, इसे अपने गले का हार बना सकती है या फिर अंगूठी बना सकती है या फिर अदृश्य कर सकती है जो सिर्फ आपको दिखाई देगी, बाकी कोई जान ही नहीं पाएगा। ये तो बहुत अच्छा है। अभी के लिए तुम कंगन ही बने रहो जो ना ज्यादा भड़कीला हो और ना ही ज्यादा साधारण। जैसा रुद्रा ने कहा था, कंगन ने अपने आप को वैसे बना लिया। हमरे अंदर अनंत जगह भी है जहां आप कोई भी सामान रख सकती है, लेकिन वो निर्जीव हो। लेकिन दुर्भाग्य से अभी आप वो नहीं देखा सकती और ना ही मेरा इस्तेमाल कर सकती है जब आपकी शक्तियां जाग नहीं जाती। अच्छा ठीक, वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी तुम मुझे उस शक्तिशाली रोशनी के बारे में बताओ। वो आपकी शक्तियां हैं जो कई साल पहले जाग गई थी, लेकिन किसी ने आपकी शक्तियों को बड़ा मंत्र से बाधित कर दिया था, जिससे वो शक्ति आपके शरीर से बाहर नहीं आ पाई। जब इस शरीर की के मालिक जी मौत हुई तो बड़ा की जंजीरों में दरार आ गई, पूरी तरह टूट पती, तब तक आपकी आत्मा प्रवेश कर गई। ये बड़ा मंत्र अब बहुत कमजोर हो चुका है और आपकी शक्तियां समय के साथ और ताकतवर होती जा रही है। अगर आपने प्रयास किया तो ये कुछ समय में टूट जाएंगी और अगर नहीं किया तो कुछ साल और लगेंगे इसे टूटने में, लेकिन ये टूटेगा जरूर। और तब यदि आपका शरीर ताकतवर नहीं हुआ तो इतनी शक्तिशाली शक्तियों को झेल नहीं पाएगा और दबाव से फट जाएगा, यानी तब भी आपकी मौत निश्चित है। अगर आप जीना चाहती है तो आपको अपने शरीर और आत्मा को पोषण दे के मजबूत बनाए और रोज थोड़ा प्रयास करके उस बाधा को तोड़ने की कोशिश करें और थोड़ी थोड़ी शक्तियां शोषित करें, जिससे आपका शरीर और आत्मा इन शक्तियों को झेलने में कामयाब हो सके। और क्लब बाजार में देखते हैं कि क्या क्या हमारे योग्य मिलता है। तब तक आप आराम करिए, आपको आराम की जरूरत है। रुद्राक्षी भी जानती थी कि वो ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकती, उसे इस शरीर को आराम देना चाहिए। इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेना को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि कैसे रुद्राक्षी अपने कक्ष में ध्यान लगाने बैठती है और उसे एक रोशनी दिखाई देता है जिससे उसे अपनापन महसूस होता है। इस बारे में वो कंगन से पूछती है तो कंगन उसे पहले बॉन्ड बनाने को कहता है। जैसे वो कहता रुद्राक्षी वैसे ही करती है, जिससे वो अब मन ही मन सवाल जवाब कर सकते थे। इससे वो बहुत खुश हुई। फिर कंगन ने बताया कि जो रोशनी उसने देख थी वो उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति थी जो वर्षों पहले जाग गई थी, लेकिन किसी ने उस शक्ति को मजबूत बंधा शक्ति से बंध रखा था, जिससे वो शक्ति आज तक शरीर से बाहर नहीं आ पाई। किंतु समय के साथ शक्तियां बढ़ती जा रही है और बाधा कमजोर होते जा रही है। यदि बड़ा टूट गया तो ये शरीर कमजोर होने के कारण इतनी शक्ति झेल नहीं पाएगा और शरीर फट जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने शरीर और आत्मा को शक्तिशाली बनाना होगा, नहीं तो मौत निश्चित है। अब आगे दिल। रुद्राक्षी को सब समझ में आ गया। उसने कंगन से पूछा, ऐसा कौन कर सकता है? किसी हमसे दुश्मनी है जो हमारी शक्तियों को बाधित कर दिया? कंगन बोला, जिसने भी किया होगा इसमें आपकी ही भलाई छुपी है। ऐसा कैसे कह सकते हो? वो इसलिए क्योंकि आपकी शक्तियां सबसे शुद्ध और ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ शक्ति है। ये बहुत विशेष शक्तियां हैं, ज्यादा कुछ अभी नहीं बताऊंगा।
बस इतना जान लीजिए, यदि ये बाधा मंत्र नहीं लगा होता और आपकी शक्तियां उजागर हो गई होती तो अनगिनत अच्छी या फिर बुरी शक्तियां आपकी क्षतियों को पना चाहती। उसके लिए एक खूनी खेल बहुत पहले हो चुका है, इसलिए आपको अपनी स्कटिया जगाने के साथ साथ उसे छुपाना भी होगा। और शक्ति कैसे छुपानी है ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपके सुबह के अभ्यास का समय हो गया है। रुद्राक्षी ठीक है कहती है और भोजन खा के अभ्यास स्थान की ओर चली जाती है। अब तक सबको रुद्राक्षी के व्यवहार और प्रदर्शन की आदत हो चुकी थी। अब तो को भी शिष्य उसके आगे नहीं टिक पाता था, यहाँ तक कि राजकुमार मान को भी कठिनाई होती है। शिक्षक को भी रुद्राक्षी बराबर की टक्कर देती थी। वो सिर्फ अपने शारीरिक बल और बुद्धि से यदि वो शक्ति जगा लेती है तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होता जो उसके आगे टिक पाता, और ये बात शिक्षक बहुत अच्छे से जानते थे। रुद्राक्षी के अंदर आए इस बदलाव की खबर रक्षा और उसके पिता को भी चल गई थी। रक्षा इस बात से बहुत गुस्से में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बार कोशिश करने के बाद भी ये रुद्राक्षी जिंदा बॉक्सर जाती है। और इस बार तो ना सिर्फ बची बल्कि उसका व्यवहार युद्ध क्षेत्र में प्रदर्शन भी बहुत अच्छा हो गया, जिससे जो लोग उसका मजाक बनाते थे अब वो ही उसकी तारीफ करते थे, और ये सब उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। उसका गुस्सा अपने आपे से बाहर होता जा रहा था। तभी उसके पिता ने कहा, शांत हो जाओ पुत्री, आवेग से काम नहीं लेना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि युवराज अग्नि उसे पसंद नहीं करता, और हमारे गुप्तचरों ने ये सूचना दी है कि जो सगाई बचपन में हुई थी उसे रानी माँ तोड़ने के लिए अग्नि से बात करने वाली है। और हमें पूरा यकीन है युवराज अग्नि के आने के बाद ये सगाई टूट ही जाएगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो रुद्राक्षी से कितनी नफरत करते हैं। और ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। जो अग्नि रुद्राक्षी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता था, वो आज के समय उसे देखना तक पसंद नहीं करता। अब बस किसी प्रकार उसके और नजदीक जाओ, ज्यादा समय उसके साथ रहो। उसे अपनी आदत लगा दो जिससे वो तुमसे चाह के भी दूर ना जा पाए। अगर ऐसा हो गया तो इस राज्य पे अपनी हुकूमत बहुत जल्द ही होगी और तुम इस राज्य की महारानी बन जाओगी। अपने पिता के मुंह से ये सब बातें सुन के रक्षा का गुस्सा शांत हो गया और उसके शैतानी खोपड़ी में नए नए सपने आने लगे। लेकिन इन सब में वो पूरी कोशिश करेगी रुद्राक्षी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की, क्योंकि उसे रुद्राक्षी की खूबसूरती चुभती थी। लेकिन फिलहाल वो तो सगाई टूटने की बात सुन के ही बहुत खुश थी। अपना अपना अभ्यास पूरा करने के बाद राजकुमार मान और राजकुमारी सीखा के साथ रुद्राक्षी अपनी दासी श्रेया के साथ राज्य भ्रमण पे निकल गए। रुद्राक्षी को पुराने समय के लोग उनका रहन सहन जीने का तरीका देखने में बहुत मजा आ रहा था। उससे लग रहा था कि वो अब भी कोई मूवी देख रही है। जैसे मूवी खत्म होगी वो वापस अपनी दुनिया में आ जाएगी, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं था। ये सब हकीकत थी। यहाँ की हवा बहुत शुद्ध थी। साधारण घरों को हाथों से बहुत ही सुंदर तरीके सजाया गया था। इतना सुंदर लग रहा था कि आज के समय के घरों को टक्कर दे रहा था। सच में सब बहुत खूबसूरत था। वहीं दूर जंगल के गुप्त स्थान पे युवराज अग्नि पहाड़ों पे खड़े शून्य में देखे जा रहे थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से कल रात देखा था रुद्राक्षी को अपनी माँ के कक्ष में जाते हुए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। डर वो अपनी दृष्टि का उपयोग नहीं कर सकते थे, नहीं तो दूसरों को उनके इस स्थान के बारे में पता चल जाता। पता नहीं क्यों तभी से उनके मन में बेचैनी है। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्षी पहली बार माँ के कक्ष में गई है, वो तो हमेशा जाती रहती है। बचपन में तो उन्हीं का पल्लू पकड़ के दिन भर घुमा करती थी। बड़े होने पे अपने शिक्षा और दूसरी चीजों में व्यस्तता के कारण रोज मिलना नहीं हो पाता था। यहाँ तक कि राजकुमारी और राजकुमार भी रोज नहीं मिल पाते थे। और महारानी की अपने महल, राज्य और दूसरे चीजों की प्रति जिम्मेदारी से वो भी कभी कभी ही सबसे मिल पाती थी। लेकिन जब से रुद्राक्षी में बदलाव हुआ है उन्हें कुछ बेचैनी होने लगी है। रुद्राक्षी को देखने की तीव्र इच्छा होने लगी है, किंतु वो विवश है। अपना लक्ष्य पाए बिना वो वापस नहीं जा सकते जब तक कि कुछ आवश्यक ना हो। जब बेचैनी कम नहीं हुई तो उन्होंने रुद्राक्षी की तस्वीर बनानी शुरू कर दी। फ्लैशबैक। युवराज अग्नि तस्वीर को बनते हुए पुराने यादों में चले गए, जो बहुत मीठी थी। जब वो 10 साल के थे, पहली बार मौर्य साम्राज्य में गए थे। उस समय महारानी निरुपा ने सबको अपनी पुत्री राजकुमारी रुद्राक्षी के नाम से पूजा रखी थी। वो पूजा क्या थी ये आगे पता चलेगा, जिसका कारण बहुत महत्वपूर्ण था। तब महाराज रणविजय को छोड़ के सब आए थे। युवराज अग्नि, राजकुमार मान सिंह राणावत, सीखा। पूजा के विषय में सिवाय राणावत परिवार के महाराज, महारानी और मौर्य महल से महाराज, महारानी और उनके कुल गुरु को ही पता था ये पूजा बेहद गोपनीय थी। उसकी कुछ रस्मों के कारण अग्नि को साथ बैठना पड़ा और उन्हीं रस्मों के साथ उनकी सगाई हो गई। पूजा के कुछ समय के बाद वो लोग महल लौट आए, लेकिन अग्नि के दिल और दिमाग में रुद्राक्षी इस कदर बस गई थी कि उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। वहां से आने के कुछ महीनों बाद ही मौर्य महल में को खूनी खेल हुआ
और किसी तरह रुद्राक्षी को बचा के राणावत साम्राज्य लाना पड़ा। रुद्राक्षी को देख के अग्नि बहुत खुश हुए। हर समय वो रुद्रा के साथ बिताते थे। धीरे धीरे रुद्र को भी अग्नि की आदत हो गई। कुछ 2 या 3 सालों तक वो दोनों साथ ही रहते थे। जब अभ्यास का समय होता था तो सीखा और मान के रहती थी। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें रुद्राक्षी से नफरत करने लगे। ये आगे के भाग में पता चलेगा। उन्हें देख के चिढ़ हो जाती थी। उन्हें याद है अचानक से आया होने से रुद्राक्षी कितना रोती थी। रुद्राक्षी हमेशा सोचती थी कि शायद उसी से कोई गलती हुई होगी कि अग्नि उससे इतना नाराज है। वो रोज नए तरीकों से अग्नि को मारने पहुंच जाती, जिससे उन्हें और चीज हो जाती और रुद्रा को अपमानित कर देते। उसी समय महामंत्री की बेटी रक्षा अपने ननिहाल से सालों बाद वापस आई थी और वो अग्नि के साथ ही साथ अभ्यास और कक्षाएं लेती थी और ज्यादा समय अग्नि के साथ बिताने लगी। छोटी छोटी बात पे अग्नि से रुद्राक्षी को डांट लगवाती। समय के साथ साथ ये दूरियां बढ़ती गई और रुद्राक्षी अग्नि से दूर रहने लगी। अग्नि की बातें उसको बेवजह अपमानित करना, उसकी बातों पे विश्वास न करने की वजह से उसे यकीन हो गया कि अग्नि अब उससे प्यार नहीं करता, अब वो रक्षा को चाहता है। उसके छोटे से मन पे बहुत असर हुआ, जिससे उसे आत्मविश्वास में कमी हो गई। इसी वजह से वो कोई चीज सीख ही नहीं पाती थी। शुरुआत में तो वो किसी कारण से ऐसा व्यवहार करते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये चीज उनकी आदत में शुमार हो गई। उनके इस व्यवहार ने आखिरकार रुद्राक्षी को आज एकदम बदल ही दिया। फ्लैशबैक एंड अग्नि की आंखों में आंसू थे। ये सब याद करके वो तड़प उठे थे। उस समय तक रुद्राक्षी की तस्वीर बन चुकी थी। तस्वीर देख के वो कहने लगे, हमने आपको बेहिसाब दर्द दिया है। ये रुद्रा, क्या आप हमें माफ करेगी? हमारे लापरवाही की वजह से आप एक बार मौत के मुंह में जा चुकी है और हमें पता ही नहीं चला कि आपने क्या क्या झेला है। लेकिन इस बार हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। रुद्रा, थोड़ी जगह दे दे मुझे। तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी दुखे तुझे, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाओ मैं यकीन तुझे। राहु होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। उधर बाजार में सब एक हथियार की दुकान पे पहुंचे, जहाँ एक से बढ़ के एक हथियार रखे थे। सबने अपनी पसंद से 1-2 हथियार लिए और अपने जादुई बटुए में डाल दिए। रुद्रा ने भी वक्त 2 हथियार लिए, लेकिन बर होकर ध्यान एक जंग लगी हुई बक्से पे पड़ रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आवाज आई जो की थी। बोला, बॉस वो हथियार आप ले लीजिए, ये बहुत अतुलनीय हथियार है। ये अभी निष्क्रिय अवस्था में है। आप भाग्यशाली है, यहाँ इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। आप ले लीजिए इसे। इसे कैसे सक्रिय करना है मुझे पता है। हम रुद्राक्षी ने वो हथियार ले लिया। सब ने कुछ दूसर ले लेने को कहा, लेकिन रुद्राक्षी ने कुछ बहना बना के उस हथियार को ले ही लिया। किसी ने जात बारे में नहीं सोचा और सब उस दुकान से आगे की बढ़ गए। रुद्राक्षी और राजकुमारी सीखा ने अपने अपने चेहरे पे नेट का नकाब पहन रखा था, जिससे बस उनकी आंखें दिख रही थी। फिर कोई भी सिर्फ उनकी आंखों से ही बता सकता था कि वो कितनी खूबसूरत है। सीखा की आंखें काली थी, वही रुद्रा की आंखें गहरी हरी। अजीब सा खिंचाव था उनमें। बिना शक्तियों के भी उसका व्यक्तित्व मोह लेने वाला था। आते जाते सब उन्हें सम्मान दे रहे थे, क्योंकि वो शाही लोग थे। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी थी, वहाँ बहुत चल पहल थी। वहाँ दूसरे राज्यों से भी लोग व्यापार करने आए थे। रौनक देखते ही बनती थी। यहाँ के दुकानदार साधारण लोग थे, इनके पास कोई शक्ति नहीं थी। सामने की एक दुकान जड़ी बूटियों की थी। रुद्राक्षी उस दुकान में चली गई। सीखा और मानचित्रकारी को दुकान पे चले गए। रुद्राक्षी ने कुछ जादी बूटियां अपने हिसाब से लिए और कुछ जोजो के कहने पे लिए। उसे बर ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बहुत डर से देख रहा है। लवकीन जब भी दुखती वहाँ कोई नहीं होता था। इस बात को अपना वहम मान के छोड़ दिया। राजकुमार मान और सीखा रुद्राक्षी अपने सेविका श्रेया के साथ पास के ही भोजनालय में गए। सब काफी देर घूमने के बाद थक गए थे, तो सोचा कुछ खा के आराम कर ले। उनको देखते ही व्यवस्थापक ने उन्हें निजी कक्ष में बिठाया, जो शाही परिवारों के लिए बनी होती है। वहाँ उन सब ने खाना खाया। बाहर आके देखा तो वहाँ का माहौल की कुछ और बना हुआ था। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि रुद्राक्षी और बाकी सब ने राज्य भ्रमण किया और अपने अपने आवश्यकतानुसार सामान लिए। इन पूरे समय के दौरान रुद्राक्षी की छठी इंद्री ये बता रही थी कोई उस पे नजर रख रहा है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो किसी को देख नहीं पाए, इसलिए उसे अपना भ्रम समझ के जाने दिया। बाजार से खरीदारी करके वो लोग पास के एक भोजनालय में जाके कुछ खाया और जब बाहर निकलने लगे तो कुछ देख के वो लोग रुक गए। अब आगे बाहर आके उन लोगों ने देखा कि वहाँ दंग जैसा माहौल है। दुख के ये लग रहा था कि यहाँ व्यापार करने वाले लोग और इस राज्य के लोगों में कुछ बात पे बहस हो रही है और ये बहस बढ़ते बढ़ते उग्र रूप ले चुकी है। लेकिन रुद्राक्षी के तेज नजरों ने उसे कुछ गलत होने का अंदेशा दिखा रहे थे और ये इसे बिल्कुल नकार नहीं सकती थी। वो पिछले जन्म में एक काबिल एजेंट थी।
वो देख सकती थी वो साधारण लोग नहीं थे, वो बस बहस का अभिनय कर रहे हैं और धीरे धीरे उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। वो उन्हें चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देख के वो सोचने लगी कि जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो तुरंत मान सिंह और सीखा की ओर मुड़ी और अपनी बात कही। पहले तो उन्होंने भी इसको साधारण झगड़ा ही समझा, लेकिन गौर करने पे उन्हें भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रुद्राक्षी की बात सच थी। जाहिर सी बात है ये लोग भीड़ का फायदा उठा के उन्हें मारने आए थे, और जाहिर सी बात है उनका निशाना रुद्राक्षी थी। ये बात रुद्राक्षी बहुत अच्छे से जानती थी। अपने अंगरक्षकों की मदद से वो लोग वहां से अलग अलग रास्ते की ओर निकल गए और सुरक्षित स्थान पे छुप गए। उन लोगों को ये देखना था कि वाकई जो वो सोच रहे हैं वो सच है या फिर कोई गलतफहमी। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया, क्योंकि रुद्राक्षी और बाकी सबके जाते ही अचानक वो लोग परेशान होके इधर उधर दिखने लगे, और इसी के साथ उनकी बहस धीरे धीरे कम होके थोड़ी ही देर में खत्म भी गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वो लोग आपस में कुछ बात करके इधर उधर सबको खोजने लगे। वो जानते थे कि वो लोग अभी यही है, क्योंकि शाही रथ और शाही सैनिक यही है। रुद्राक्षी ने सबको बुलाया और कहा, ये लोग हमें आगे जाने नहीं देंगे। ये बहुत खूंखार है और हमारे पास इतनी सहायता भी नहीं है। कैसे भी करके हमें खुद को बचा के महल पहुंचना होगा। यहाँ अगर लड़ाई हुई तो आम जनता घायल हो जाएगी, इसीलिए हम दूसरे रास्ते से चलेंगे जिसपे बहुत कम लोगों का आना जाना है। हाँ, वो रास्ता हमें पता है, कैसे क्या करना है वो सब जल्द ही विचार करना होगा। वो सब तो ठीक है भाई, किंतु हमारे सेवक वो लड़ाई नहीं कर सकते, उनकी जान जा सकती है, और हम इस वस्त्र में लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हम ये तो है, सीखा दी आपके जादुई पोटले में साधारण आम जनता जो पहनती है वो वस्त्र होंगे ही न? हाँ है न, वो वस्त्र आप सेविकाओं को दे दीजिए और हम अपने वस्त्र पहन लेते हैं, जिससे लड़ाई में आसान होगा। फिर हम सेवकों को दूसरी तरफ भेज देंगे, वो आम लोगों में मिल जाएंगे और अवसर मिलते ही महल पहुंच जाएंगे। और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा सामना ना ही हो, यदि लड़ना अनिवार्य होगा तो लड़ना ही होगा। तब तक आप मदद के लिए संदेश भेज दीजिए। हम ठीक है। फिर सब अपनी अपनी योजना के तहत कार्य करने लगते हैं। थोड़ी देर में वहां सिर्फ सैनिक, मान सिंह, सीखा सिंह और रुद्राक्षी दूसरे वस्त्रों में खड़े थे और दूसरे रास्ते से महल की ओर जा रहे थे, लेकिन आधे रास्ते में ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके आगे पीछे कुछ लोग हैं और धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। वो लोग कम से कम 20 लोग थे। ये देख के रुद्रा परेशान हो गई, मन ही मन बोली, जो मैं इन लोगों से लड़ तो सकती हूँ वो भी आराम से, लेकिन इस समय मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, क्या करूँ, कुछ उपाय बताओ। जो बोला, बॉस मैं आपको कुछ समय के लिए ऊर्जा दे सकता हूँ, जो आधे घंटे तक होगी उसमें ही आपको सबका सफाया करना होगा। ठीक है। फिर रुद्राक्षी के शरीर में शुद्ध ऊर्जा बहती हुई महसूस हुई, लेकिन आप भी जानती है ये केवल उनके साथ लड़ने में सहायता करेगा जो तत्व शक्ति धारक नहीं होगा। इससे ज्यादा कोई मदद नहीं कर सकता। ओह धन्यवाद। सीखा और मान सिंह ने अपनी सबसे शक्तिशाली तलवारों को निकाल लिया, लेकिन रुद्राक्षी पास आज की खरीदी हुई तलवार जो थोड़ी कम शक्तिशाली थी और एक जो रोज अभ्यास में इस्तेमाल करती है। उसने दोनों हाथों में 2 तलवारें पकड़ रखा था। इस बात पे ज्यादा किसी का ध्यान नहीं था। मान सिंह ने कहा, ये तो काला गिरोह के हत्यारे हैं जो किसी के कहने पे लोगों को मरते हैं, आखिर किसकी चाल होगी यह? रुद्रा ने पूछा, ये काला गिरोह क्या है? ओह रुद्रा, अभी समय नहीं है, अभी इनसे निपट ले, फिर आराम से बाएंगे। इसी के साथ लड़ाई शुरू गई। रुद्राक्षी एक साथ 2 को मार रही थी और उसके दोनों हाथों की तलवार चलाने में क्या गजब पकड़ है। इतने खूंखार तरीके से वो सबको मारते जा रही थी। कुछ ही समय में उसने 10 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। वो उठने के हालत में ही थे। सीखा भी एक एक को मारती जा रही थी और मान सिंह भी बहुत बढ़िया तलवार चला के सबको मार रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से इनके सैनिक भी मर रहे थे। पता नहीं कहां से 10 और हत्यारे आ गए। ये देख सब थोड़े परेशान हो गए। रुद्राक्षी के पास भी ज्यादा वक्त नहीं था, वो बस जल्दी से जल्दी इनसे निपटना चाहती थी, इसलिए बिना समय गवाए वो लोगों को अब घायल नहीं कर रही थी। अब उसे गुस्सा आने लगा था, इसलिए सीधा जान से मार रही थी। सब हथियारों से घिरे हुए थे। तभी रुद्राक्षी को पीछे से कोई वार किया। जैसे ही उसे इस बात का पता चला और वो कोई प्रतिक्रिया देती, किसी ने उस व्यक्ति का सिर काट दिया। पिछली भाग में हमने पढ़ा कि कैसे रुद्राक्षी और राजकुमार मान और राजकुमारी सीखा ने सबसे पहले अपने सेवकों को सुरक्षित वहां से बाहर निकल दिया, फिर खुद अपना हुलिया बदलकर दूसरे रास्ते से महल की ओर जाने लगे, लेकिन हमलावरों ने उन्हें पहचान लिया और उनके बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। साधारण हमलावर थे, कोई तत्व शक्ति धारक नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी, जिनके साथ तीनों ने जम के युद्ध किया और अंत तक आते आते उनकी शारीरिक शक्ति खत्म हो चुकी थी।
इसका फायदा हमलावर उठाने वाले थे कि तभी किसी ने रुद्रा को अपनी ओर खींच के बाकी सबको मौत के घाट उतार दिया। उधर राजकुमारी शिखा भी काफी थक चुकी थी। उन्हें वास्तविक युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए उन्हें भी अब बहुत परेशानी होने लगी थी। एक हमलावर ने उनकी इस स्थिति का फायदा उठाना चाहा कि तभी किसी ने उस हमलावर को अपनी वायुमूल शक्ति से बवंदर में फंसा के बहुत दूर फेंक दिया। शिखा ये देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी उसका पैर मुड़ गया और वो गिरने लगी, लेकिन उस अनजान व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। वो शख्स शिखा की उन काली खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में खोसा गया था। उसकी आंखें बहुत सुंदर और साफ थी। यही हाल शिखा का भी था। वो भी उस व्यक्ति के भूरे आंखों में देखने लगी जो निश्चल और प्रेम पूर्ण थी। थोड़ी देर बाद शिखा अपने होश में वापस आई। उसने खुद को थोड़ा दूर किया और उसे मदद के लिए धन्यवाद कहा। अब तक सभी हमलावर खत्म हो चुके थे। मान सिंह चल के शिखा के पास आए और शिखा से उस शख्स के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो उन्हें नहीं जानती। इन्होंने ने तो सही समय पे उसकी मदद की थी। ये जान के मान ने उसकी ओर देख के हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहन की जान बचाई। उस व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था। आप यहाँ नए लगते हैं। हाँ, मैं अपने भाई के साथ घूमने निकला था और इसी रास्ते से गुजर रहा था तो यहाँ आप लोगों को इतने सारे लोगों से लड़ते देखा। आप दोनों ही की अग्निमूल शक्ति है। आप दोनों ने अच्छी कोशिश की। अचानक दोनों को रुद्राक्षी की चिंता होने लगती है। उन्होंने देखा कि रुद्राक्षी कैसे सबसे लड़ रही थी। उसके दोनों हाथों से तलवार चलने के तालमेल को देख सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही उनकी जान हलक में अटक जाती है जब कोई पीठ से उस पर हमला करता हो। वो देख सकते थे कि वो कैसे कितना थक गई है। किसी भी समय वो अपने होश खो सकती थी। वे बचन के लिए कोई कुछ करता उससे पहले ही किसी ने उसे बचा लिया। अब वो शांत होकर उसके पास जाना शुरू करते हैं। उधर रुद्राक्षी उस शख्स के पास अपनापन महसूस कर रही थी। एक अजीब सा खिंचाव था उसके व्यक्तित्व में। वो उसके सीने लगी शांति से उस शख्स की धड़कनों को सुन रही थी। जब थोड़ा संभली तो अपना सिर उठा के उस शख्स की ओर देखने लगी। रुद्राक्षी की हरी क्रिस्टल जैसी आंखें उस इंसान की भूरी आंखों में जैसे खो सी गई थी। वो इंसान भी बड़ गौर से उसे देख रहा था। बहुत ही संभाल के हल्के हाथों से पकड़ के प्यार से उसे निहारे जा रहा था। अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने देखा रुद्रा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो कुछ करता तब तक मान और शिखा पास पहुंच चुके थे। मान ने उस इंसान को मदद के लिए नम्रता से धन्यवाद दिया। उसके हाथों से रुद्रा को ले लिया। ये बात उस इंसान को अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। इतने समय में महल से सहायता भी आ गई थी और वो सब मिलके वहां के लाशों को साफ कर रहे थे। मान ने रुद्रा को बग्घी में बैठाया और शिखा भी बैठ गई। मान वापस उन लोगों के पास आके बोला, आप दोनों ने हमारी बहुत सहायता की। कभी अवसर मिला तो अवश्य मैं आपके काम आना चाहूंगा। हमारा नाम मान सिंह रानावत है, इस राज्य का राजकुमार। आप लोगों का परिचय क्या है, कृपया बताएं। जी, हम तो दूसरे राज्य से भ्रमण पे निकले थे, साधारण लोग हैं। हमारा नाम विजय है और ये हमारे मित्र और भाई तेजस है। मान ने कहा, अच्छा, किसी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें जरूर कहिएगा। अब हम चलते हैं। रुद्रा का उपचार करना है ही, उसके लिए हमें अति शीघ्र महल पहुंचना होगा, इसलिए आज्ञा चाहता हूँ। ये कह के वो चला गया और तेजस और विजय उस जाती हुई बग्घी को देखते रहे। थोड़े समय बाद विजय का ध्यान टूटा और वो तेजस की ओर देख के बोला, भाई सा चलिए, अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक दो बार और आवाज लगाई, तब जाके तेजस ने कहा, हाँ कुछ कहा आपने विजय? हाँ भाई सा, हम कह रहे हैं चलिए, हमें यहाँ से चलन चाहिए। हम चलो। दूसरी तरफ शाही बग्घी महल में पहुंच गई थी। महाराज और महारानी दोनों बहुत परेशान थे। जब बग्घी अंदर आई तो मान सिंह पहले उतारे, फिर सहारे से शिखा को उतार के रुद्रा को अपने गोद में ले लिया और सीधे उसके कक्ष में लेटा दिया। वैद्य भी वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने जल्दी से रुद्रा को जांच करके औषधि दे दी और रुद्रा के हाथ जो तलवार चलने से छिल गए थे और थोड़ा सूज भी गए थे, उस पे विशेष औषधि लगाए और फिर राजकुमारी के छोटों का इलाज किया। ज्यादा चोटें नहीं आई थी, उन्हें बस हल्की फुल्की खरोंचें आई थी। उन्हें भी ऊर्जा बढ़ाने की गोली दे दी और विश्राम करने के लिए भेज दिया और राजकुमार मान पूरी तरह ठीक थे। सकारात्मक बात यह थी कि वो हमलावर बस साधारण लड़ाकू थे जो कि काला गिरोह के थे। इस विषय में महाराज के साथ बात करना चाहते थे, इसलिए वो वहां से निकल के महाराज से एकांत में बात करने के लिए कार्यालय में चले गए, जहां महाराज उनका प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिर ये काला गिरोह को किसने भेजा था और उनका निशाना आखिर था कौन? रुद्राक्षी और उस अनजान इंसान के बीच क्या डोर है जो उन्हें एक अपनेपन का एहसास हो रहा था, या फिर यह है किसी साजिश की शुरुआत? कुछ भी हो सकता है। अगर इन सब के जवाब चाहिए है तो आगे सुन रहिए।